हाँ जी भाई लोग करिए शुरू। चले भाई। तो भाई गुड मॉर्निंग। अब मेरा टाइम लेक्चर कितने बजे तक है यहाँ पे? अबे वो तो चालू क्या नहीं 11:15 खत्म कितने बजे होगा? 1:30। हाँ एक। तो 1 बजे खाना खाने का ब्रेक होगा तुम्हारा? खाना है इतना जल्दी ब्रेक? तो चलो यार बहुत ही बढ़िया। इधर लाइफ में भी सब ऐड हो गए। तुम लोगों को पता ही होगा कि आज यस का चैनल हैक हो गया है। ऐसा लग रहा है विकास ने भेज तो नहीं दिया? मेरे को अभी पता नहीं, विश्वास नहीं हो रहा, ढंग से बात भी नहीं कर रहा है, तू कर रहा है। चल let's see। चलो बहुत ही बढ़िया। मैं क्या हो जाता है रिट्रीट नहीं होता? होगा पक्का ना? भाई साहब, किस्तें भरनी है, ये क्या तो फंस जाएंगे। चलो ठीक है भाई, आ जाते हैं वापस। लेट्स रीड होप कि वो चैनल वापस से रिट्रीव हो जाए। जब तक नहीं होता तब तक के लिए जिन लोगों को ऐप, वैसे आज हम लोग यूट्यूब पे भी लाइव रहते क्योंकि ऐप पे सब लोग का माइग्रेशन एकदम कंप्लीट होता नहीं है, बट अब नहीं रहेंगे और उन्हें जल्दी माइग्रेट होना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा कोई पहली बार बैठ रहा है? एनीवन हु इज सिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? ओके मैम आप इधर वाले सब अपने भाई बंधु नहीं। और मेंटली कितने लोग पहली बार बैठ रहे हैं? हाँ मुझे लगता होगा मैं ही। चलो तो वापस शुरू करते हैं दोस्त। अच्छा हम लोग पढ़ रहे थे सीआरपीसी आईपीसी। सीआरपीसी आईपीसी के अंदर हम लोगों ने बोला था कि भैया हम लोग लास्ट टॉपिक जहां पर आए थे वहां हम स्टेजेस ऑफ क्राइम पढ़ना स्टार्ट हुआ। अच्छा रिवीजन करने की कहीं पर जरूरत नहीं क्योंकि कल से ही कंटेंट स्टार्ट हुआ था। उससे पहले तक तो सिर्फ अपन आईपीसी क्या होता है, सीआरपीसी क्या होता है। इफ आई आस्क यू आईपीसी कौन से तरीके का लॉ है? सब्सटैंटिव की प्रोसीजरल? सब्सटैंटिव है। अच्छा प्रोसीजरल लॉ को और क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव लॉ। सीआरपीसी क्या हो गया? एडजेक्टिव यानी कि प्रोसीजरल लॉ बन गया। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा आईपीसी सीआरपीसी दोनों रिपील हो चुके हैं बट दिसंबर में हमारे ऊपर यही एप्लीकेबल रहने चाहिए, इसीलिए हमें आराम से पढ़ रहे हैं। कल अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था फॉर स्टेजेस ऑफ क्राइम। स्टेज ऑफ क्राइम में 4 स्टेजेस आती हैं। सबसे पहली स्टेज क्या थी? इज योर इंटेंशन, जहां पर आपने गलत सोचा। अच्छा क्या सिर्फ गलत सोचने की वजह से मुझे पनिशमेंट मिल सकती है? वरना सभी अंदर होते हैं। सो प्रोबेबली गलत इंटेंशन की वजह से हमें पनिशमेंट नहीं मिल सकती। सेकंड स्टेप क्या होता है? प्रिपरेशन। अच्छा बिकॉज आपने एक गलत इंटेंट बनाया, इसकी वजह से आपने प्रिपरेशन करी। अच्छा सर प्रिपरेशन। अच्छा अब प्रिपरेशन को हमने कल पढ़ना स्टार्ट किया था जहां हमने लास्ट चीज पर बात करी थी कि प्रिपरेशन का मतलब है अरेंजिंग फॉर द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स। मतलब जो क्राइम करने के लिए चीजें जरूरत है उसको असेंबल करना ताकि हम ये क्राइम कर सके, इज प्रिपरेशन इन द वेरी सिंपलेस्ट टर्म। अच्छा दोस्त अब अपन बात करते हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी वो शॉट डेड। अगर आपको किसी को याद है थोड़ी बड़ी स्टोरी? हाँ तो ऐसा वहीं थे जैसे। हाँ ये कितना खुश हो रहा है यार। मैं सच बोल रहा हूँ, इसके चेहरे पे ऐसे लाली उतर के आई थी एकदम से। हाँ चल ठीक है बहुत बढ़िया। बट नाथुराम गोडसे शॉट डेड महात्मा गांधी। ठीक है। अच्छा इस केस में आपको पता है कि उन्होंने क्यों गोली मारी थी? एनीथिंग 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 क्या ऐसी प्रैक्टिस कर रहे थे? अच्छा कुछ रीजंस। एनीवन हु हैज बीन रीडिंग अबाउट द हिस्ट्री व्हाई महात्मा गांधी वाज शॉट डेड? इंडिया वाज डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसमें गांधी जी को कहीं रात में तो गोली, ही वाज अगेंस्ट पाकिस्तान, ही वाज अगेंस्ट पार्टीशन। इंडियन, ही वाज द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ पार्टीशन। वो बोल रहे थे। हाँ वो बोल रहे थे कि भेजना सभी को भेज दो। डू यू नो कि पाकिस्तान का एरिया कैसे डिसाइड हुआ था? रिहायशी रिहायशी के हिसाब से बनाया था कि जहां पर जो पॉपुलेशन ज्यादा होगी उस हिसाब से हम डिवाइड कर देंगे। तो उन लोगों को वो हिस्सा मिला जहां पर मुस्लिम रिहायशी सबसे ज्यादा थी और इधर वाला हिस्सा बनाइए। फिर इसीलिए पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, जो अब अपन लोग बांग्लादेश के नाम से जान रहे हैं। वहां पर भी मुस्लिम बहुत ज्यादा थे, मतलब इंडिया 2 तरफ से अलग अलग पाकिस्तान देखता था, ईस्ट और वेस्ट। पर फिर भी इन सब मस्ती में गांधी जी को गोली क्यों मार दी आपने? मतलब पॉइंट इज कि वो आदमी तुम्हारे लिए हर जगह इधर उधर घूम रहा था, सब कुछ कर रहे थे भाई साहब, दांडी यात्रा, नमक के लिए लड़ना, हर चीज के लिए तुम्हारे लिए सब कुछ त्यागी बने, पर फिर भी तुमने गोली मार दी। तो कोई रीजन या ऐसे ही मतलब करने की होगा, मूड होगा आदमी का, मार दी गोली, जान दो क्या हो गया? नहीं। अच्छा भाई आपको पता नहीं कि जिन्ना भी वहां मर गए थे अगले ही साल में। जिन्ना और गांधी जी एकदम आसपास ही गए। अच्छा भाई जिन्ना गांधी जी बहुत अच्छे दोस्त भी थे, ये दोनों ही लॉयर्स थे जब वापस यहाँ पे इंडिया के अंदर रहते। अच्छा जिन्ना वाज वेरी सेक्युलर। अगर आप जिन्ना को पहले के टाइम में देखते हैं ना, अगर उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, तो जिन्ना वाज वेरी 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 सेक्युलर। वो कहते थे देखो हिंदू मुस्लिम एक है, आप ये मत करो, डिवाइडेशंस मत करो आप। और मालूम है क्या, इंडिया में कभी हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम नहीं था इतना बड़ा। ये प्रॉब्लम एंड में आने लगा था, ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि प्रॉब्लम है, उन्होंने इसको एस्केलेट करके दे दिया। प्रॉब्लम थी ऐसे नहीं कि ब्रिटिशर्स ने बनाई, बट ब्रिटिशर्स के टाइम पे थोड़ा ही था, इन लोगों ने इसको बहुत एग्रीमेट कर दिया कि हाँ भाई लड़ मरेंगे। अभी जिन्ना जब स्टार्टिंग में आए तो बहुत ज्यादा वाउच करते थे कि सेक्युलर बनो और ये पूरा एरिया पर सेक्युलर के साथ रहेंगे, और गांधी जी कुछ बोलते नहीं थे। गांधी जी वाज सेक्युलर पर बोलते नहीं थे, बट गांधी जी गॉट लाइमलाइट, जिन्ना को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो जिन्ना वापस चले गए थे। फिर उसके बाद जिन्ना कुछ साल बाद वापस आए इंडिया में, और फिर उन्होंने वापस से आजादी की लड़ाई में साथ दिया। पर इस बार उनके अंदर का सेक्युलर पर्सन ही डेड था। वो पहले ही मिनट से वाउच करने लगे कि हमको अलग से एक मुस्लिम स्टेट चाहिए ही चाहिए, जहां पर हम चले जाएंगे अपने हिसाब से रहेंगे, जिनको यहाँ रहना रहो, नहीं रहना तो हमारे साथ चलो, हम उधर रहेंगे और खुद का एक मुल्क बनेंगे। ठीक है। एंड गांधी जी भी अग्रीड कि जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। गांधी जी के साथ में प्रॉब्लम खाना स्टार्ट हुई। ही इन द एंड वाज वेरी मच लॉयल एंड वेरी मच कीन कि जो इंडिया ने वादे किए वो निभाओ। जैसे इंडिया ने बोला था कि भैया हम पाकिस्तान को इतने पैसे देंगे, बट पाकिस्तान जब तक वो पैसे लेती उससे पहले इंडिया पे अटैक करते श्रीनगर की साइड से, तो इंडिया ने उनका पैसा विथहोल्ड कर लिया कि भाई हम पैसे नहीं देंगे। तो अब गांधी जी उस टाइम पे भूख हड़ताल पे चले गए कि आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, आप समझो बेचारे वहां पर कैसे रहेंगे वो लोग, समझो। और बाकी लोग कह रहे थे कि बेचारा क्या बोल रहे हो, अटैक कर रहे हैं, हम पैसे देंगे, खुद ही गन स्पॉन्सर कर रहे हो, हमको मार रहे हैं। गांधी कहते हैं ऐसे नहीं होता, जो जबान की बात है वो तो करनी पड़ेगी, आप ऐसे मत करो, हम सेक्युलर है ये वो। तो यहाँ से गोडसे का एक इंटेंशन बना कि यार मेरे देश के लोग मर रहे हैं, और ये अभी भी उनको कंडेम करने के बिना ये कह रहे हैं कि पैसे दो वरना मैं एक्शन करूंगा, और उसकी वजह से पैसे गए। सो बिकॉज़ ऑफ व्हिच गोडसे गॉट वेरी अग्रेसिव। अच्छा एक सेकंड समझो, यहाँ पे गोडसे के दिमाग में एक इंटेंशन आई
खाली इंटेंशन पनिश कर सकते थे क्या? नहीं, ही जस्ट थॉट अबाउट इट कि इनको मार देना चाहिए। अच्छा बाय द वे, गोडसे गांधी जी के वन ऑफ द बिगेस्ट फॉलोअर्स भी थे। अगर आप पढ़ेंगे ना व्हाई आई किल्ड महात्मा गांधी, वो बताएंगे उन्होंने खुद की बात में कहा वो गांधी जी के सबसे बड़े फॉलोअर्स में से आते थे। बट एंड तक आते थे जब देश का डिवाइडेशन हुआ, ही सपोर्टेड समवन ऑन द अदर साइड, ही गॉट रियली अग्रेसिव कि यार मेरे को अब इनको विश्वास नहीं करना, मैं करूंगा। फर्स्ट, अब मेरे को चीज समझाना, इनका इंटेंट बना, खाली इंटेंट, इंटेंट में तो मैं तुम्हें मारने की सोचता हूं, तुम मुझे मारने की सोच सकते हो, बट हमें पनिशमेंट नहीं हो सकती। सेकंड थी प्रिपरेशन। अब सर देखिए, प्रिपरेशन अलोन में भी आप किसी को पनिश नहीं कर सकते। अच्छा मान लीजिए कि गोडसे ने ये डिसाइड किया होता कि मारने के लिए मैं चाकू का इस्तेमाल करूंगा और उसने 2 चाकू खरीदे होते, तो क्या उनको पनिश कर सकते थे? नहीं, क्यों नहीं कर पा रहे? एग्जैक्टली, चाकू से आप पर्पस कैसे डिफाइन? अच्छा लेकिन उन्होंने बम खरीद लिया, बम मतलब बॉम्ब, तो कर सकते हैं ऐसा? सही बात है, तब आप कर सकते हो। अब अगर आपको इस फ्रैक्शनल मोमेंट पे ये बात समझ में आए कि जैसे ही मैंने बॉम्ब बोला तो आप लोग बड़े एक दोनों कंसर्न हो गए कि सर यहाँ तो पता ही पड़ रहा है कि बॉम्ब से इंसान धमाके करेगा, ये कोई फिल्म में रखने वाली चीज नहीं। सो इट्स वेरी नॉर्मल कि इसे ब्लास्ट होगा, तो हम प्रिपरेशन में भी पनिश कर सकते हैं। जबकि अगर आप बाकी नॉर्मल केसेस में बोलें तो प्रिपरेशन भी पनिशेबल नहीं होती, पर उसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पर प्रिपरेशन भी पनिश हो सकती है। तो सर भारत ने मेजरली इन 3 को माना है कि जहां पर हम आपकी प्रिपरेशन पे भी आपको पनिश कर सकते हैं। सर आपने कहा प्रिपरेशन पे भी पनिश कर सकते हैं, ऐसा कब होगा? तो हमने कहा 3। पहला है प्रिपरेशन टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हमने सर प्रिपरेशन टू वेज अ वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, इसके 2 एग्जांपल देता हूं आपको। इंदिरा गांधी दीदी, क्या कमाया यार, कुछ बोले बिना ही लाफ्टर है। हाँ जी, सो इनने भैया, अच्छा इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, कब डिक्लेयर की थी इमरजेंसी? बहुत बढ़िया, सर सही बात है। अच्छा ये जो 71 का दौर था जहां अपन इमरजेंसी इमरजेंसी चिल्ला रहे हैं, इसका रीजन क्या था? उनको 1 साल और प्राइम मिनिस्टर रहना था। ओके, ही माइट नॉट बी कंप्लीटली रॉन्ग, बट वो तो वैसे भी रह सकती है ना, चुनाव लड़के, कोई दिक्कत थी? चुनाव का हारी, उसके बाद वापस से एक चुनाव के फिर उनकी सरकार बन गई, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनी। नहीं, एक बार हारी, पर वो तो चुनाव आने में वक्त था ना, इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर करी? नहीं, अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो इनके खिलाफ कोर्ट का जजमेंट आया था जहां पर इनको कन्विक्ट कर दिया गया था। कन्विक्ट का मतलब होता है प्रूवन गिल्टी, जिसका अर्थ ये है कि भैया कोर्ट की नजरों में ये मुजरिम है और मुजरिम देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता, मतलब उनको गद्दी से उतरना पड़ेगा। अच्छा बेस्ट पार्ट क्या था ना कि वो कोई बहुत बड़े ऑफेंस में गलत गई भी नहीं थी, कोई बहुत बड़ा ऑफेंस भी नहीं किया था, मतलब राहुल गांधी जैसा ऑफेंस था। जस्ट अ मिनट, लेट मी कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग। राहुल गांधी वाला ऑफेंस का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि जैसे राहुल गांधी के ऊपर डेफेमेशन का केस हो गया, डेफेमेशन का केस होता है क्या यार, बोल दिया क्या हो गया इसमें? इतना ही छोटा केस था। उनका छोटा केस क्या था कि उन्होंने भाई अपने भाषण में कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया, बोलने का इस्तेमाल किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। जैसे भाषणों में लोग आर्मी को अपनी बात नहीं बता सकते, ये तो मोदी जी नॉर्मली करते। आप ये रूल होता है कि आर्मी एक इंडिपेंडेंट बॉडी, आप इसको चुनाव प्रचार में यूज नहीं कर सकते। 2019 के चुनाव थे, मोदी जी ने खाली लाइमलाइट लेने के लिए 300 टेररिस्ट उड़ा दिया। अगले दिन आए तो अमित शाह जी ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि मोदी जी की सेना गई और टेररिस्ट को ध्वस्त करके आ गई। अब कायदे से देखा जाए तो लाइन गलत है, आप इसे मोदी जी की सेना नहीं बोल सकते, आपको बोलना था इंडियन आर्मी गई और अपना ऑपरेशन कंडक्ट करके, इसमें बीजेपी का नाम नहीं आना चाहिए था, बट रिड्यूस। अगर इतनी सी बात पर पनिश करो ठीक है, कोर्ट वार्निंग देके छोड़ देती, जबकि इंदिरा गांधी को बगैर से नहीं होता, ऐसा होता है। सो अगर आप समझे तो अब दीदी गई सुप्रीम कोर्ट, कहती कि नहीं नहीं देखो भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहते देखो बढ़िया से, तो उन्होंने भी बोल दिया कि उतरना पड़ेगा नीचे। अब उन्होंने कहा शिट आई हैव टू रिजाइन, अगर आई हैव टू रिजाइन तो हमारी सरकार गिर जाएगी। तो उन्होंने बैठ के सोचा कि क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा काम करते हैं इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। अच्छा उन्होंने एकदम से इमरजेंसी डिक्लेयर करी भी नहीं थी, वो बस कोर्ट का ऑर्डर मान नहीं रही थी, नहीं मान रही थी, तो सब लोग आ गए सड़कों पे। सड़कों पे कौन आए? ऑपोजिशन वाले, चीख रहे चिल्ला रहे, नारे, मतलब मेरे को 2-4 तो अच्छे नारे में बोल नहीं पा रहा, सही नहीं लगेगा, पर मतलब कहीं का नहीं छोड़ोगा, ऐसे गजब नारे लगाएंगे। ठीक सर, अब नारे लगा रहे हैं तो यार कोर्ट ने उनको बोला कि देखो सामने की वजह से लोगों के बीच में आक्रोश बढ़ रहा है, बहुत गुस्सा बढ़ रहा है, ये दंगे हो जाएंगे, आप समझो, अब आप प्लीज नीचे उतर जाओ, अब नेक्स्ट इलेक्शन में देखना जब तक फ्री हो जाओगे, फिर लड़ना, इसमें क्या हो गया, अपने देश है। तो शी कुडंट फील द कुडंट एक्सेप्ट दैट इंसल्ट कि मतलब इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी लीडर और ऐसे धक्के मार के नीचे उतर। तो उन्होंने प्रेसिडेंट को बोल दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि देश में इंटरनल अग्रेशन हो रहा है। इंटरनल अग्रेशन का मतलब देखो देश में ना 2 तरीके के अग्रेशन हो सकते हैं, एक एक्सटर्नल अग्रेशन होता है, एक इंटरनल। एक्सटर्नल जैसे हमारी चाइना से वॉर हुई, जैसे हमारी पाकिस्तान से वॉर हुई, ये एक्सटर्नल अग्रेशन है, मतलब बाहर का व्यक्ति हमसे लड़ रहा है। इंटरनल इंटरनल अग्रेशन का मतलब है जब हम देश के अंदर ही लड़ मरे, तो कहते हैं देश के अंदर लड़ाई हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। प्रेसिडेंट ने कहा आपको पता है देश में लड़ाई क्यों हो रही है? कहती नहीं मुझे नहीं पता, आप इमरजेंसी डिक्लेयर करो, और अगले दिन इमरजेंसी डिक्लेयर करके कह दिया। अच्छा इमरजेंसी का रूल होता है, इमरजेंसी लगते ही आपकी सरकार ये सब कुछ सब निकल के सेंटर के पास आ जाता है, सबके पावर फंसते जाते हैं, और जैसे ही अभी करंट गवर्नमेंट चल रही है वैसे ही चलने देते हैं जब तक देश इमरजेंसी के बाहर ना जाए। इसको 1 महीने के अंदर यूएस ने कंडेम किया कि ये भारत की डेमोक्रेसी का डार्केस्ट पॉइंट है एवर, क्योंकि आप डेमोक्रेटिक बोल के खाली कुछ लोग रास्ते पे आके नारेबाजी कर रहे थे तो आपने इमरजेंसी लगा दी। अच्छा पूरी बीजेपी अरेस्ट, सब अंदर थे, आप कोई भी नेता उठा लो अंदर ही बैठा होगा 2 साल के लिए अंदर। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी में प्रेसिडेंट का राइट होता है कि हम कैसे वापस से नॉर्मल पार्ट को रिस्टोर करें, तो नॉर्मल पार्ट रिस्टोर करने के लिए वो लोग जो इंटरनल इलेक्शन कर रहे हैं उसको अरेस्ट करने का अधिकार है, तो उन्होंने पूरी बीजेपी का नाम लिख दिया, सारी पार्टियों ने ये वाला भी, ये वाला, ये अडवाणी अडवाणी उठा तो हाँ इसको लिख दिया, ऐसे करके उठाए सबके सब अरेस्ट। अच्छा एक सेकंड, दंगा हुआ क्या? नहीं हुआ, पर फिर भी अरेस्ट किया। क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन दिख रही थी टू कमिट अ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेंस इनको अरेस्ट करना अलाउड था, क्योंकि आईपीसी राइट देता है कि अगर हमें ये भी पता पड़ा कि आप प्रिपेयर कर रहे हो टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब भी हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं। सर ऐसा किसी को बार हुआ था जेएनयू, अगर किसी ने तो लेटेस्ट है तो आप भी जीवित होंगे, जेएनयू में कन्हैया कुमार दिल्ली में हमारे भरे हुए टैक्स के पैसों से 500 रुपए फीस देकर वहां पर पढ़ते हुए हमारे भारत के सबसे बड़े कॉलेज में एक व्यक्ति जिसके बड़ा पाव पर उधारी थी, वो बाहर आके चिल्ला रहा है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं कहता चुमो अंदर जाके मेरे पैसे दे। अच्छा उसने धीरे धीरे अपने साथ लोग जमा करवा लिए और वहां पे नारे लगा रहे हैं। अच्छा अगर आपको ना बताऊं तो कन्हैया कुमार ने काफी बड़ा मूवमेंट स्टार्ट कर दिया इंडिया के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ। अफजल गुरु को फांसी दे दी गई थी, तो अफजल गुरु को फांसी देने ये कश्मीर का गुंडा था, टेररिस्ट था, जिसको ये लोग मिलिटेंट से धीरे धीरे रेवोल्यूशनरी बुलाने लग गए, धीरे धीरे मसीहा बनाने लग गए। टेररिस्ट था, सिंपल टेररिस्ट जो लोगों को मारता था, ये बताने के लिए भाई देखो कश्मीर आजाद होना चाहिए। हमने कहा बहुत बढ़िया डिसीजन था आपका, गोली मार के बता रहे कश्मीर फ्री कर दो, हमने वाह। और पहली बात हमने कहा अबे गवार फ्री कैसे कर सकते हैं, कश्मीर इंडिया है, तो कहता नहीं फ्री कर दो, कश्मीर कश्मीर है, इंडिया का हिस्सा नहीं, मतलब उनके हिसाब से वो इंडिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा एक मिनट रुको, आपकी सोच थोड़ी सी रिबूट करने की जरूरत है, तो हम एक बार आपको लटका रहे हैं, रिफ्रेश होकर वापस आओ, उसके बाद देखते हैं। तो हमने लटका दिया, सो ही वेंट देयर, ही केम बैक, अभी होगा कहीं तो। सो एज ऑफ नाउ हमने लटकाया, तो ये लोग बाहर आ गए, कहते हैं अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अब तक जिंदा है, ये नारा लगा। कातिल कौन? देश की गवर्नमेंट।
अच्छा मोदी जी की तरफ हमने देखा, हमने कहा मोदी जी ऐसा बोल रहा यार, दोनों भाई चेस कर रहे थे, अमित शाह मोदी आराम से बैठे टाइम पास कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। फिर इन लोगों ने और नारे लगाना चालू किए, पहले उन्होंने बोला भारत के टुकड़े होंगे, फिर इन लोगों ने नए नारे लगाए, आप सबने सुना होगा हम लेके रहेंगे आजादी, हम होके रहेंगे आजाद, ऐसे करके इन्होंने नारे लगाए। वापस नेक्स्ट हम फिर मोदी जी की तरफ आजादी मांग रहे हैं, तो वो अपने में खेल रहे थे। अच्छा अब इस रेवोल्यूशन में, इस पूरे के पूरे इसमें आग कहां लगी, दीपिका पादुकोण आके वहां खड़ी हुई। दीपिका पादुकोण आके वो भी साथ में क्लैप कर रही है एंड शी सपोर्टेड इस रेवोल्यूशन को। तो अचानक से मीडिया में ये बहुत ज्यादा हाइप कर गया, क्योंकि अभी तक लोग रेवोल्यूशन देख रहे थे, अब लोग दीपिका पादुकोण देख रहे थे, तब सब पहुंच गए कि हो सकता है क्या करीना आ जाए। तो सबने कहा हम भी लेंगे आजादी, हमने कहा आजादी बोल रहे हैं तुम गलत सुन रहे हो लेने पे। तो इन लोगों के ऊपर काफी देर लड़ाई चल रही, अब भीड़ बन गई काफी हद तक। अच्छा तो मोदी जी ने अमित शाह से बात करी कि भाई क्या करना है, बोले यार अब थोड़ा सीरियस हो रहा है, लेट्स इंटरफेयर। तो इन लोगों ने पहले बार पुलिस भेज दी, और पुलिस भेज के बाद बात कर लो और उनको बोल दो क्या हो जाओ, बहुत ज्यादा भीड़ बसड़ हो गई, अब बस अब नहीं सुनेंगे। तो इन लोगों ने पुलिस वालों के सामने कह दिया आंधी आए तूफान है हम ना हटेंगे यहाँ से। तो पुलिस वालों ने फोन किया कि हम लाठीचार्ज करें, तो सरप्राइजिंगली मोदी जी ने मना कर दिया कि कोई लाठीचार्ज नहीं करना। तो न्यूज पे आया कि व्हाई द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एक्शन, ये लोग रोड ब्लॉक करके बैठे हैं। वो सब लोग मोदी जी अच्छा मोदी जी को क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहा था, पर अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे थे, जिसके कि आपने पुलिस वाले थे हाथ में डंडे देते थे, खेल लेते, कई दिक्कत जाती है आपको हो जाता। अब लड़कियां में लड़की को बहुत भीड़ बन गई, तो मोदी जी नहीं मान रही। अगले दिन उन लोगों ने भेज दी सीआरपीएफ और साथ साथ में बीएसएफ। ठीक है, अच्छा सीआरपीएफ इज कंट्रोल रिजर्व पुलिस फोर्स। उन्होंने आके मारा नहीं, उन्होंने पहले घेराबंदी करी, एक सर्कल बनाया, मजाक भी नहीं करना, पहले पूरा एक सर्कल बना। तो कन्हैया कुमार बोले ये क्या हो रहा है, मेरे को समझ कर नहीं आ रहा, हो जाएगा ठीक हो जाएगा। तो एक सर्कल बना, उसके बाद इन लोगों ने अलग अलग क्रॉसिंग जहां जहां से भाग के एग्जिट किया जा सकता है वहां पर टीम बनाई मारने वालों की। अब तुम समझ रहे हो क्रिकेट ग्राउंड बन चुका है, 30 यार्ड सर्कल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और हम सब थे दर्शक, हम दूर से बैठे हुए थे और मीडिया चैनल सब उधर आ गए, इनको घेरा। उसके बाद उन लोगों ने फर्स्ट वार्निंग दी कि चले जाओ। इन लोगों को लगा क्या दीपक पादुकोण डंडे मारे, नहीं मारे राजा, धीरे, रणवीर मारेगा अपने को, ऐसे नहीं करता, ऐसा नहीं, ओ सॉरी रणवीर मारेगा, हाँ जी हाँ जी। सो वापस आते हैं, तो एट दिस पॉइंट हम थे जहां पर इन लोगों ने घेराबंदी कर दी। तो फर्स्ट वार्निंग दी कि चले जाओ, तो नहीं माने। और अब पुलिस वालों ने कहा कि इनको संवैधानिक तौर पे हमें बताते कि क्वालिटी क्या होती है। डंडे घुमाना चालू, पुलिस वालों के अंदर के भैरव बाबा जाले और जो घुमा घुमा के पट्टे, वो लड़कियां जो जोर जोर से चीख चीख के चिल्ला रही थी हम लेके रहेंगे आजादी, चिप्स के पैकेट ले रही भैया वो ऑरेंज कलर का पैकेट देना, ऐसी हालत। हमने कहा धीरे हाँ आजादी लेके क्या भारत तेरे टुकड़े होंगे, तेरे टुकड़े करते हैं यहाँ से, टुकड़े लेके गए लोग, इतना मारा। अच्छा कन्हैया कुमार नारेबाजी कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं हटेंगे, हमने कहा तू हटना भी मत, 2 मिनट तेरा अलग से। उसको 4 लोगों ने घेरा बना के मारा हर हर तरफ से, और फिर उसको उठा के अंदर लेके गए, अरेस्ट हो गया। बाकी सब लोग बोले कि सॉरी आजादी है हमारे, तो हमें पढ़ना है, एंड दे वेंट इन। अच्छा इनका ऑफेंस क्या था, इनका ऑफेंस क्या था, बेजिंग आपने सरकार के खिलाफ आवाज उठाते, इवन प्रिपरेशन। अच्छा इसकी वजह से देश में दंगेबाजी हो सकती थी, क्योंकि हर देश में, अच्छा तो अगर देश में आप लोग हो जो देश को बहुत प्यार करते हैं, तो देश में कुछ ऐसे भी है जो देश से नाराज है, मैं नहीं नफरत पर नाराज है। अच्छा आपको देश में आपको नक्सलाइट्स के बारे में पढ़ना चाहिए। इंडिया ने टेररिज्म से इतने जवान नहीं खोए जितने हमने नक्सलाइट्स की वजह से खो दी, बट यू नेवर सीन दैट प्रॉब्लम, क्योंकि इंडिया ने अगर नक्सलाइट्स को हाइप किया तो तुमको समझ नहीं आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। इट्स लाइक इंडियन किलिंग इंडियन, पर हमारा गुस्सा तब आता है जब समवन एक्सटर्नल पर्सन किल्स एन इंडियन, बट नक्सलाइट्स इज अ बिगर प्रॉब्लम अगर आप उसके बारे में बात करें। सो नाउ फर्स्ट चीज जहां हम आपको अरेस्ट करने लग जाएंगे, अगर हमको ये भी डाउट है दैट यू आर प्रिपेयरिंग टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहां तक सही बात है, तो इस प्रिपरेशन पे भी हम आपको अरेस्ट कर देंगे। सेकंड क्या होता है, प्रिपेयरिंग टू काउंटरफीट। अच्छा सर काउंटरफीटिंग का मतलब क्या होता है, एनीवन, काउंटरफीटिंग जाली नकली चीज बनाना। सो इफ यू प्रिपेयरिंग टू काउंटरफीट पॉइंट्स, गवर्नमेंट स्टैम्प, नोट्स। अच्छा अगर आपने इसमें तेलगी स्कैम देखा होगा, ठीक है बहुत ही बढ़िया, तो सेम वही था। तो अगर आप देखें तो तेलगी ने ये स्टैम्प का तो स्टैम्प था, सबसे बड़ा स्टैम्प स्कैम था वो, सबसे बड़ा ओनली एंड द बिगेस्ट वी शुड से। अच्छा कितना बड़ा स्कैम है, स्टैम्प पेपर को जाली तरीके से उसने बनाना स्टार्ट किया। अच्छा अब मान लेते हैं अपन प्राची के पास, हमने प्राची घर पे जाके देखा कि प्राची के घर पे नोट छापने की मशीन थी, 500 के 200 के 100 के, बेचारी ईमानदार छापे, सिर्फ मशीन पड़ी, कसम से आई शपथ, सिर्फ मशीन पड़ी थी। वो रोज सुबह मशीन को दिया अपनी टीका लगाती कि किसी दिन औके वाले कोई मजबूरी आ गई तो मैं छापूंगी, वरना मैं मेहनत से ही पैसे कमाऊंगी। ठीक आज बहुत होनहार लड़की है, ठीक है। अब एक भी नोट नहीं छापा, अरेस्ट कर सकते हो उसको फिर भी, अरे नोट नहीं छापा उसने, पर क्राइम तो हुआ नहीं। एग्जैक्टली आपने सर इसका इंतजार करें कि किसी दिन को मजबूरी आए उस दिन नोट छापे, फिर कहें ऐसे करने की जरूरत नहीं आपको। सो द पॉइंट इज प्रिपेयरिंग टू काउंटरफीट कॉइंस एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स। और तीसरा क्या, अच्छा देखो ये तीसरा पॉइंट एक्चुअली रेलेवेंट भी नहीं है, ये अंग्रेजों का डर था हमसे, दैट इज प्रिपरेशन टू कमिट डेकॉइटी। डेकॉइटी मतलब डकैती, ठीक है। अच्छा भारत में अब डकैती की प्रॉब्लम भी नहीं है, ये प्रॉब्लम थी जब ब्रिटिशर्स यहाँ थे। ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए इंडिया में अलग अलग तरीके के मूवमेंट चला गया, जैसे गांधी जी की तरफ से एक मूवमेंट था कि हम अहिंसा का रास्ता चूज करेंगे, हम बात करेंगे, ब्रिटिशर्स कर नहीं रहे थे। उसके बाद एक था भगत सिंह लेड पूरा रेवोल्यूशन, जो कह रहे थे कि वो हाथ जोड़ के बात करेंगे, हम तो काटेंगे इनको, वो मारने में विश्वास रखते थे, खत्म खत्म काटे जा रहे थे। अच्छा एक पूरा आप सिख रेजिम देखोगे तो उन लोगों का, आप जो सिख रेजिम का देखोगे तो उन लोगों ने बहुत क्लियर कर दिया कि हम लोग पोस्ट दी इवनिंग नाइट में ध्यान रखेंगे कि ब्रिटिशर्स जो हमारी लड़कियों का रेप कर रहे थे, जो प्रॉब्लम आ रही थी, उसको डील करने के लिए देवर थे कि हम सेफ्टी गार्ड करेंगे, हर जगह पहुंच जाते थे लोग। इसीलिए जो जोक करता है कि भाई 12 बजे के बाद सरदार पागल है, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स की भर्ती थी कि दे वुड बी एक्टिवेटेड जैसे ही शाम होगी रात होगी, दे विल बी आउटसाइड टू प्रोटेक्ट एवरीवन अराउंड। फिर वो कभी ऐसे नहीं देखेंगे कि कास्ट क्या है कुछ भी, दे विल प्रोटेक्ट एवरीवन, दैट्स द लाइन, दे ऑलवेज आर सन लाइक दिस। अच्छा उसके बाद एक कैटेगरी ऑफ लोग होते थे जो होते थे गुंडे डकैत थे, पर वो अपने लोगों को नहीं लूटते थे, वो ब्रिटिशर्स को लूटते थे। तो ये जाते थे और ये जाके ट्रेन लूट लेते थे। अच्छा ट्रेन लूटते वक्त उनके लोगों को मार देते थे, वेरी नॉर्मल। कोयला लूटना सबसे बेसिक चीज होती थी, कोयला भारत में अबंडेंस होती थी, तो वो लूट लो और वो बेचो, अच्छे रेट में बिक जाता था और उसमें कोई रसीद बिल भी नहीं लगती थी। गोल्ड हो गया, इंडिया में गोल्ड बहुत था उसके ऊपर, तो ये डिकॉइटी करने में हम बहुत आगे थे, बहुत आगे। इंडिया की डिकॉइटी लेवल था, मतलब घोड़ा बिना इंडिकेटर के राइट लेफ्ट लिखता था, तुम कुछ करने नहीं हो, सब पहुंच जाएगा अपने हिसाब से। ब्रिटिशर्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी डिकॉइटी से, क्योंकि इंडिया डिकॉइटी में बहुत एक्सपर्ट थे और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बना करते थे। इंडिया के एम, इंडिया के पास जब ये एंड में 1900 की बाद में बंदूकें कुछ भी, इनके एम ब्रिटिशर्स से 10 गुना बेहतर थे। तो अगर देखो तो ये लोग क्या करेंगे, ये घेराबंदी में क्या दूर कहीं पहाड़ पे जाके खड़े हो जाएंगे, आराम से वेट करेंगे कि अभी 2 मिनट बाहर आएगा, उसको उकसाएंगे, थोड़ा बाहर लेके आएंगे, शट मारा लेके निकल जाते। तो मार भी देते थे, लूट भी लेते थे। तो ये इंडिया की आजादी के रेवोल्यूशन में बड़े अनसंग हीरो थे, पर डकैतों का भी बहुत बड़ा रोल था इसके अंदर, चाहे चोरी ही कर रहे थे पर सही जगह कर रहे थे, इसलिए मजा आ रहा था। तो ये ब्रिटिशर्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो कहते थे कि ये क्या है। तो अगर अच्छी बात बताऊं, चोरी डकैती करने के लिए क्या लगता है, जिगरा मत बोलना, हाँ। ऐसे डकैती करने के लिए क्या प्रिपरेशन करोगे,
टीम, ठीक है। तो अच्छा, डकैती करने के लिए 5 लोग लगते हैं, याद रखना। 5 से कम हो तो कभी डकैती नहीं कहलाएगी। डकैती बनती ही 5 से है। इंडिया ने सेक्शन वाइज रिकॉग्नाइज किया इसको कि 5 और मोर पीपल कैन डू डकैती। उससे नीचे तो चोर है, ठीक है। सो जस्ट इन केस यू रिमेंबर, तो डकैती करने के लिए 5 लोग लगते हैं, ठीक है सर। और हम लोग घोड़े जाएंगे तो उसी में नहीं, गाड़ी भी तो हो सकती है, मॉडर्न डकैती। वेपन्स, तो आप बोल रहे हो 5 या 5 से ज्यादा लोग जिनके पास वेपन्स मिल जाए एंड नेसेसरी और तैयारी दिख जाए, जैसे कि कैसे मैंने तो कोचिंग, अच्छा ये पहले के टाइम में प्लान बनाते थे कि यहाँ से ऐसे एंट्री, कोई स्केच मिल जाए, कुछ भी आपने अपना प्लान कैसे बनाया, फोन तो होते नहीं थे, यहाँ पे तो वहाँ से निकल, सो दे वुड हैव अ रिटन प्लान, समथिंग रेडी। तो इन प्रॉब्लम्स में अगर ये सब चीजें हमको मिल गई तो विल अग्री कि आप कमिट करने वाले थे डेकोइटी, वो प्रिपेयरिंग। ब्रिटिशर्स डेकोइटी से सबसे ज्यादा डरते थे और नफरत भी करते थे, तो उन्होंने स्पेशली यहाँ पर एक लाइन ऐड करी थी कि अगर हमको ये भी पता पड़ गया कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो डेकोइटी करने की, तब भी हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। मतलब सोचो कि इंसान घोड़ा लेके घूम रहा है और उसको अरेस्ट कर ले कि नहीं नहीं नहीं, घोड़ा लेके घूम रहा है तो चोरी करेगा, सो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती। तो ये ब्रिटिशर्स, अच्छा देखो ब्रिटिशर्स को इतनी प्रॉब्लम थी कि अच्छा मर्डर में फांसी मिल सकती है, पर उन्होंने फांसी की डेफिनेशन के साथ साथ एक चीज और लिखवाई, अगर किसी ने डेकोइटी विद मर्डर किया तो उसको फांसी मिलेगी। बात बताओ, जब मर्डर पे फांसी मिल रही थी तो डेकोइटी विद मर्डर लिख के उसको कौन सी आत्मा ठंडी हो गई? सेम चीज थी, पर ब्रिटिशर्स का डर था। उन्होंने यहाँ पर क्यों ऐड कराया? उन्होंने कोर्ट को बोला कि अगर कोई मर्डर करके आए ना तो भले उसको मत लटकाना, भले उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट देना, भले उसको तो छोड़ना, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर वो डेकोइटी मर्डर वाला केस हो ना तो लटका ही देना, क्योंकि बाहर आके फिर लूटेगा, ये नहीं बदलेंगे। सो अगर आप देखें ब्रिटिशर्स का ये डर था। अब नए वाले लॉस के अंदर आएंगे ना तो डेकोइटी को इतना सीरियस नहीं लिया जाता। आपने लास्ट डकैत कौन सा नाम सुना था? आपने आपके नाम सुने बैठ गया, वीरप्पन का नाम सुना आपने? अच्छा, वीरप्पन नहीं, ऐसा बहुत फेमस चोर थे वो, सॉरी फेमस डकैत थे वो, हाँ, तो बहुत बढ़िया ग्रुप था उनका, काफी अच्छा। सो ही वाज शॉट डेड, नहीं शॉट डेड, उन्होंने सरेंडर किया था। ऐसे कुछ 20 साल पहले की बात होगी कहीं पे जाके, मतलब आपने जो लास्ट ऐसे केसेस सुनोगे 20-25 साल पहले सुनोगे। जबकि अगर आप अपने ही परदादा वाले रीम में चले जाओ, मतलब आप अपने एंसेस्टर्स के टच में नहीं हो सकते, पर अगर अपने दादी से पूछो, अगर उनसे आपने उस टाइम पे, अगर ये लोग ब्रिटिश इंडिया से इंडिया वाले ट्रांजिशन फेज के आसपास कहीं थे या फिर उस टाइम पे बच्चे भी थे, तो इनको जरूर डकैतों की कहानियां सुनी गई होंगी। इट्स वेरी नॉर्मल। आपको लगेगा कि झूठ बोल रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि वहां पे डकैती सच में बहुत सिंपल चीज थी। जैसे आज के टाइम में लोगों के अकाउंट हैक हो जाते हैं, तब वहां पे डकैती हो जाती थी। इट वाज सो नॉर्मल। चलिए आ जाते हैं। सो प्रिपरेशन क्लियर है, तो दो स्टेजेस ऑफ क्राइम सबसे पहले करी। सेकंड, प्रिपरेशन, कैन इंटेंशन अलोन बी पनिश्ड? नो इट कांट बी, चाहे कितनी भी गंदी क्यों ना हो। हां, आंसर नहीं हो सकती। अच्छा, प्रिपरेशन कैन इट बी पनिश्ड? यू से मोस्टली नो, डोंट से यस, मोस्टली नो, बट इन एक्सेप्शनल केसेस इट मे बी पनिश्ड। एक्सेप्शनल केसेस कितने हैं? 3। कौन से? फर्स्ट, टू प्रिपेयर टू वेज अ वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकंड, टू काउंटरफीट गवर्नमेंट कॉइन्स, स्टैम्प्स। तीसरा, टू प्रिपेयर टू कमिट डेकोइटी। डकैती मत बोलो, बाद में गलत क्या हो गया? Okay. Now third stage of crime. Now I have an intention, I have preparation, and I was the attempt. अच्छा, let's talk about another case. It could be प्रवीण महाजन and प्रमोद महाजन। बहुत ही बेहतरीन केस, बेहतरीन जगह का क्राइम है। तो इसमें प्रवीण महाजन, प्रमोद महाजन बीजेपी के द सिटिंग वर्किंग एमएलए थे उस टाइम पे। तो ये और अपना भाई प्रवीण महाजन, दोनों भाई आसपास ही रहते थे। प्रमोद महाजन वाज वेरी रिस्पेक्टेड, वेरी फेमस, एंड प्रवीण महाजन मतलब मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ठीक है। सो प्रमोद महाजन वाज मुकेश, जस्ट बी वेरी ऑन अ सेफर साइड। काफी अच्छा नाम बनाया, सब कुछ बहुत बढ़िया। सो नाउ एट दिस पॉइंट प्रवीण महाजन ने बोला होगा कुछ कि भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ऐसा कुछ चाहिए, टू व्हिच प्रमोद महाजन रिफ्यूज्ड कि बार-बार कहीं चलेगा और तू अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही हैंडल कर। सेम। सो अब यहाँ पर प्रवीण महाजन को पता नहीं क्या गुस्सा आया, उसने घर गया, 2 दिन बाद वापस आया, 2 दिन बाद बंदूक लेके आया। प्रमोद महाजन स्टेज से नीचे उतर रहे थे, ही शॉट हिम डेड, वहीं पे गोलियां चलाना चालू किया और वहीं पे बंद कर दिया, उसको हॉस्पिटल लेके गए। आफ्टर सम टाइम इट वाज डिक्लेयर्ड दैट प्रमोद महाजन, अच्छा वो खुद ही पुलिस स्टेशन चला गया और पुलिस स्टेशन जाके सरेंडर कर दिया। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर, अच्छा अभी तक मान लेते हैं स्टार्टिंग के कुछ दिन तक प्रमोद महाजन मरा नहीं था, सो ही अटेम्प्टेड टू मर्डर, बट मर्डर हुआ नहीं, क्या स्टिल उसको अरेस्ट किया जा सकता है? अच्छा, लेट्स से इस गिवन केस में प्रवीण महाजन का निशाना चूक गया होता, फिर भी कर सकते हैं अरेस्ट, क्यों? अभी तो मरा थोड़ी। अटेम्प्ट, सो दैट इज द थर्ड रिंग, अटेम्प्ट। अब सर अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? इट्स डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमिशन ऑफ क्राइम। अगर सक्सेसफुल हो गए तो आप फोर्थ स्टेज में एंटर कर जाओगे, दैट इज क्राइम, और अगर नहीं हुए तो थर्ड स्टेज में रह जाओगे, अटेम्प्ट। अगर थर्ड स्टेज में भी हो तो आपका अरेस्ट होना नक्की है, और अगर फोर्थ स्टेज में हो तो भी आपका अरेस्ट होना नक्की है। फर्क हो सकता है पनिशमेंट के तौर पर कि कितनी पनिशमेंट चेंज हो जाए। अच्छा सर, अगर यहाँ पर प्रमोद महाजन बच भी जाते तो इसके ऊपर कौन सा केस बनता? अटेम्प्ट टू मर्डर, बहुत जैसे हाफ मर्डर कहते हैं, गोली मार दूंगा, अंडा नहीं है ये, ठीक है, हाफ मर्डर। सो दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्शन 307। अच्छा सर, अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत इनको अरेस्ट कर लिया जाता, बाद में चल के इनके ऊपर मर्डर का केस चलने लगा। अच्छा, अब इनका लॉयर कितना क्यूट था, इनका लॉयर कह रहा है कोर्ट में कि कहता है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इनका थोड़ा सा डिप्रेशन है, तो गुस्से में चला दी गोली, तो सॉरी। अच्छा, अब एट दिस पॉइंट डज दिस मेक सेंस कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? घर जाके बंदूक ढूंढ के आकर एम करके गोली मारी है और मानसिक स्थिति ठीक नहीं। हमें वकील की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है कि वो ऐसी चीजें बोल रहा है। अच्छा, अब इसी में मैं आपको अटेम्प्ट का एक और केस अगर बताऊं, संतोष माने, पूरे पीपल यू हैव टू बी हियर नोन, हां संतोष माने का केस नहीं बता तुमको? वेदांत अग्रवाल के पापा संतोष माने एंड वेदांत अग्रवाल सेम, दो नहीं औकात का कोई फर्क नहीं है, रेट सेम ही थी गाड़ियों की, बस वो सिटी पर चला रहा था, ये बहुत और रेट भी आसपास ही थी, ठीक है। अब अगर आप संतोष माने का केस देखें तो ये पुणे में एक इसका बीआरटीएस ड्राइवर था, बस यहाँ से वहाँ लेके जाता, ठीक सर। अच्छा, इसका एक डेजिग्नेटेड पार्ट होगा कि भाई यहाँ से आप जो बस से ट्रैवल करती है वो लोग की इस नंबर वाली बस यहाँ से चलेगी, यहाँ रुकेगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, वैसे उसकी भी एक रूट फिक्स थी। वन फाइन डे ही वेंट डाउन, चाबी उठाई, बस उठाई, निकल गया, एफसी रोड की तरफ आया और उसने कहा जय श्री राम और उड़ाना चालू किया सबको, जो रोड पे सबको उड़ा दिया, तो सब उसके पीछे भागे, ठीक है। सबने अबे रुक, मैं रुकी ना हूं, गाड़ी घुमाई वापस से, तो भाई अबे मजाक कर रहे थे, सारे साइड भागे। फिर वो एफसी, आपने एफसी रोड सब गए ना, एफसी रोड से 1 में, तो वो ऐसे जाके गाड़ी घुमा के वापस घूम रहा है, वो गोल गोल चक्कर काट रहा है कि जो बीच में आएगा मारता ही रहूंगा। सो फाइनली वो कहीं पे टकरा गया, गाड़ी अटकी, उसको मार के बाहर निकाला, वहां धोया पब्लिक ने, ठीक, कि क्यों कर रहा था ऐसा, उसको खुद भी नहीं पता वो क्यों कर रहा है। पहले उसको मारा, अरेस्ट करके भेज दिया, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई वहां पर, बहुत सारी इंजरीज हुई। एंड आप सोचो जो लोग बस पे ट्रैवल करते हैं उनकी कितनी वीडियो होगी,
कि ये तो भगवान का शुक्र है कि ये कस्टमर लेके नहीं घूम रहा था, वरना हम भी अंदर ही होते साथ में। सो कितना बड़ा केस था ये। अच्छा, ये केस में जो डिफेंस साइड थी वो मेरे सर थे, जिनसे हम सीआरपीसी आईपीसी पढ़ते थे, अभयंकर सर। तो सर रोज उस टाइम मतलब केस तब हुआ था, उसके 3-4 साल बाद हम सर के स्टूडेंट बने होंगे। तो सर हमको पूरा केस बताते तो आए दिन गालियां देते रहते, कहते गधा वकील उनका। सो सामने वाला अब वो संतोष माने का लॉयर वो कहता है कि देखिए संतोष माने को सजा की नहीं सहायता की जरूरत है। हमने कहा मरने के लिए सहायता की जरूरत होगी उतनी हम जरूर करेंगे, लटकाने हैं लटका देंगे। कहते नहीं वो डिप्रेशन में है। अच्छा, देखो डिप्रेशन को क्यों सब इतना डिफेंस में यूज करते हैं, क्योंकि एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है जो कहता है कि देखो कोई व्यक्ति जो मानसिक तौर पर बड़े तनाव में हो वो क्राइम नहीं कर सकता, क्योंकि उसका दिमाग उसका साथ ही नहीं दे रहा। वो बेचारा ऐसे बस बोलना नहीं चाहिए पर पागल ही है। तो पागल ही है तो वो इंटेंट ही नहीं बना सकता, इंटेंट ही नहीं बना सकता तो प्रिपरेशन नहीं कर सकता, प्रिपरेशन नहीं कर सकता तो ये अटेम्प्ट नहीं है और फिर क्राइम नहीं है। इसे एक्सीडेंट का नाम दे दो, क्योंकि जो व्यक्ति पागल है वो एक एक्सीडेंट कर रहा है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो लोग में आए थे मैंने आपको एक पागल झापड़ दिखाई थी, इफ यू गाइस जस्ट इन केस रिमेंबर, नहीं भी तो मैं अभी आपको दिखाता हूं, आप मुझे बताइएगा वो क्राइम है या नहीं है। विल सी दैट वीडियो। मैंने इस केस में कहा है कि संतोष माने बड़ा डिप्रेशन में है, वो बेचारा घर जाता है तो बीवी से गालियां खाता है, यहाँ पे बस में बैठे तो सब लोग बार-बार बोलते हैं भैया रोक दो भैया रोक दो, उसको अच्छा नहीं लगता है यार क्या है, ठीक है, इट विल टेक टाइम। हाँ सो ठीक है, तो हर कोई से पूछता है और कितनी देर लगेगी, रोक दो, नहीं अच्छा लग रहा है बेचारे कोई चीज, तो बेचारे ने एकदम गुस्से में आके ये कर दिया। तो उसको सजा की नहीं, आप क्या करिए उसको किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज दीजिए, वहां ये बेचारा थोड़ा सा हेल्प ले, ठीक हो जाए, सोसाइटी को आके वापस सर्व करे। हमने कहा ये पागल, देखा पिछली बार वो सोसाइटी को कैसे सर्व किया, अगर ये ठीक हो भी जाए तो काय को टेस्ट करना है अपने को वापस से, जाने दे भाई। तो अब कोर्ट ने बोला किसी फालतू बात मत कर और फिर उसको सजा सुना दी ऑब्वियसली कि तू एलआई था, मोस्टली एलआई थी उसकी, लाइफ इंप्रिजनमेंट, कि तुम जाओ, हटा दिया था उसको, सही डिसीजन था एकदम। अच्छा, ये सारे केसेस में ही माइट हैव इंटेंडेड टू किल मेनी पीपल। अच्छा, अगर मान लो कि कोई नहीं भी बना होता तब भी वो लायबल होता, यस तब भी लायबल होता, अटेम्प्ट तो था ही था। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि कोई मर गया तो अब वो क्राइम के लिए लायबल हो जाएगा। तो थर्ड और फोर्थ स्टेज साथ में चलती है। अब कहीं ना कहीं दोनों में एक जगह फंसने ही वाले हो, ये बात तो नक्की है। अब अटेम्प्ट 4 स्टेजेस में चलता है, अटेम्प्ट कितनी स्टेज में चलता है 4। अब सर अटेम्प्ट की 4 स्टेजेस कौन सी होती है, स्टेजेस नहीं बोलूंगा, अटेम्प्ट के 4 टाइप्स होते हैं टू बी प्रिसाइज। अब 4 टाइप्स क्या है, एक ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें क्राइम की सजा भी सेम हो और अटेम्प्ट की सजा भी सेम हो, जिसमें क्राइम की सजा भी सेम हो अटेम्प्ट की सजा भी सेम हो। दूसरा, जहां पे क्राइम की सजा अलग हो अटेम्प्ट की सजा अलग हो, मर्डर एंड अटेम्प्ट टू मर्डर दोनों अलग अलग चलते हैं, मर्डर की सजा अलग है, अटेम्प्ट टू मर्डर की सजा अलग है। रॉबरी की बात करो, देयर इज नथिंग कॉल्ड अटेम्प्ट टू रॉब, ठीक है उसने, और अगर कोई रॉबरी करने गया है वो रॉबरी भी नहीं कर पा रहा उसे तो फांसी बनती है कि मतलब तू चोर भी ढंग से नहीं बन पा रहा, तू रिबूट हो गया वापस। सो प्रोबब्ली इसलिए अटेम्प्ट टू रॉबरी तो कुछ बनाया भी नहीं, ठीक है। अच्छा, आपने पूछा अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, व्हाट इज अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, आइदर मोलेस्ट नो मोलेस्ट, व्हाट इज अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, उसने मुझे छेड़ने की कोशिश करी, अगर तू नहीं छिड़ी तो केस क्यों कर रही है, और छिड़ गई तो अटेम्प्ट क्यों बोल रही है, सिंपल। तो अब आपको एक चीज समझिए कि एक होता है जिसमें हम क्राइम और अटेम्प्ट को अलग नहीं करते, वो सब एक जगह जाते हैं। एक होता है जहां हम क्राइम अलग कर देते हैं, अटेम्प्ट अलग कर देते हैं। तीसरा होता है अटेम्प्ट टू सुसाइड। अच्छा, अटेम्प्ट टू सुसाइड आपने सुना होगा, भारत इसे पनिश करता है, राइट। अटेम्प्ट टू सुसाइड में भारत इसे सुसाइड को पनिश करता है, आईपीसी के अंदर सेक्शन 309 लगता है, जो ये कहता है कि अगर किसी ने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया तो उसे 1 साल तक की जेल हो सकती है, आदमी सुकून से मर भी नहीं सकता। तुम सोच रहे हो आखिरी का मिनट भी भट्टी में है वो कि अगर बच गया तो मैं नहीं बचूंगा क्योंकि मुझे फिर अरेस्ट करके ले जाएंगे। तो बताओ क्या मतलब प्रेशर, ये तो एनकरेजमेंट हो गया कि इस बार भाई थोड़ा जोर से मरना जरूर। सो अगेन 309 लगा दी, तो अब 309 बड़ा बेवकूफ सेक्शन है यार, मतलब ये क्या बात है। अच्छा, कौन सा इंसान भी ऐसी सुसाइड करके चल ट्राई करके देखते हैं, नो वन डज इट। सो अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है मतलब ऑलरेडी मेंटली बहुत ट्रॉमा में है और वो बच गया, सोचो अस्पताल में डॉक्टर कह रहा है आप कैसा फील कर रहे हो, ठीक, हाँ तो अरेस्ट कर दीजिए, कैसा अजीब सा लग रहा है यार, दैट डजंट रियली गो वेल। तो एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आता है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कहता है कि देखो भैया आईपीसी में कुछ भी लिखा होगा खड्डे में, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जिसने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया है इसका मतलब मानसिक तौर पर बड़े तनाव में है, आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, आपने उसे मेंटल हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट के पास लेके जाना है जहां पर उसकी देखरेख करी जाए, वो ठीक हो जाए और उसे वापस से सोसाइटी में रिटर्न कर दो। हमें उसे मरने से बचाना है, नए नए एनकरेजमेंट नहीं देते रहना है। सो अब 309 कहने के लिए आप कह दो कि भले इसमें 1 साल की सजा है, पर एक्चुअली लगती नहीं है क्योंकि दूसरा एक्ट आ चुका है जो ये बोलता है कि 309 को हम इफेक्ट में नहीं आने देंगे, आईपीसी जनरल लॉ है, ठीक है। जबकि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ की बात करता है, जो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है हमने उसको नहीं लटकाना, तो अब कोर्ट इसकी रिस्पेक्ट करने लगी, कोर्ट कहती है ठीक है अगर नहीं मरा हम नहीं करेंगे अरेस्ट, बस। सो अटेम्प्ट टू सुसाइड है बट अरेस्ट नहीं होते आप, तो तीसरा सेक्शन है पर नहीं है। और चौथा लगता है 511 511 जो ये कहता है कि अगर कोई ऐसा अटेम्प्ट है जिसके लिए कहीं पर ना सेक्शन के अंदर पनिशमेंट दी गई है ना सेपरेटली पनिशमेंट दी गई है, तो आप सेक्शन 511 के अंदर लेके आ जाओ। आपने सेक्शन 511 में लेके आओ मतलब क्या है, सेक्शन 511 बोलता है कि आई विल डील विद दोस सेक्शन, आई विल डील विद दोस अटेम्प्ट्स इन व्हिच देयर इज नो सेपरेट पनिशमेंट, नाइदर द सेम पनिशमेंट, नाइदर द सेम क्राइम डील्स विद इट। आपने जैसे एग्जांपल रेप, ना रेप के अंदर अटेम्प्ट टू रेप के लिए कोई बात करी गई है, ना ही कहीं अलग से कोई अटेम्प्ट टू रेप की बात करी गई है। तो अगर एक ऐसा अटेम्प्ट हुआ है जब रेप से बात करें तो ना सेक्शन अटेम्प्ट के ऊपर कुछ बात करता है कुछ, तो 511 क्या कहता है कि मेरे पास लेके आता है इसको, हम इसको पनिश करेंगे। आपने कैसे पनिश करोगे, बोले जो भी क्राइम की पनिशमेंट है उसका 50% अटेम्प्ट की पनिशमेंट हो जाएगी, जो भी क्राइम की पनिशमेंट है उसकी 50% अटेम्प्ट। सो अगर रेप की पनिशमेंट 10 साल है जेल जाना, तो अटेम्प्ट में आप 5 साल लगा देंगे। आपने कैसे व्हाट इफ रेप की पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट है, व्हाट इज लाइफ इंप्रिजनमेंट, जब तक जीवित, तो 511 में कितने लगाओगे 14 साल। ये पिक्चर में होता है बेटा, ठीक है, कि 14 साल के बाद वो बंदा बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा, वैसे बाय पिक्चर में ऐसा दिखाते हैं कि 14 साल के बाद आदमी बाहर आ जाता है, इतना नहीं लॉजिक है, ऐसी फालतू फालतू, आई लाइक इट। जब मैं सोचता हूँ कि अब ये सही बोलेंगे, ये चैलेंज की तरह लेते हैं ऐसे, फालतू नहीं है। तो अच्छा, आप इसका सेक्शन आप सर्च करके आओ, आई गिव यू टास्क फॉर दिस, बट आपको मैं पूरा सेक्शन समझा दूं, सिर्फ नंबर सर्च करके आओ, सेक्शन का नाम क्या होता है वो तुम बताना। अब कोर्ट क्या कहती है, देखो यार हम जब किसी को जेल भेजते हैं ना, वी सेंड देम एज अ पनिशमेंट टू जेल एंड नॉट फॉर पनिशमेंट टू जेल। हम किसी को जब जेल भेजते हैं तो हम उसे सजा के तौर पर जेल भेजते हैं और सजा के लिए जेल नहीं भेजते हैं। अब हमसे मुझे जीन दो। अच्छा, अब देखो, अब मुझे बताओ आप में से कितने लोग आर ओपन टू बिकम क्रिमिनल्स, इट्स ओके, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, एनीवन हु इज ओपन टू बिकम, यहाँ से अगर पैसा अच्छा मिलता है तो व्हाई नॉट। ऐसा एक हो गया हमारे पास, ठीक है भाई, तू डांस से कौन करेगा चलो ठीक है, तो 2 लोग हैं हमारे पास जो क्राइम करेंगे, तो पहले अपन यहाँ से करते हैं। अच्छा सर, व्हाई डू यू फील कि इट्स ओके इवन इफ आई बिकम क्रिमिनल, जस्ट एन इंटेंट, कोई मजाक उड़ाने वाली बात नहीं थी। हाँ, नाम हो जाएगा अपना बहुत अच्छा, देखो यहीं से शुरुआत होती है, ठीक है ना। तुमको दाऊद इब्राहिम खुद को टेररिस्ट समझता है,
वो खुद को मसीहा समझता है। अच्छा ये नाम हो जाएगा और पैसा मिल जाएगा आई थिंक ये। बट अच्छा व्हाट अबाउट योर फैमिली, ये सब लोग जो सोसाइटी, अच्छा मतलब सिर्फ हम एक सेंटिमेंटल बात कर रहे हैं कि पूरी सोसाइटी आपको क्रिमिनल समझेगी, चाहे नाम कितना भी हो जाए। बोलेंगे बता, फोर्थ फ्लोर सेकंड, फोर्थ फ्लोर पे सेकंड ग्रुप का लेक्चर है, हो गया रिकवर? क्या करना है? पर होगा क्या उसमें? पर होगा क्या? मैं इससे अच्छा हैकर दे दूं? मैं इतनी मेहनत करें करवा देता हूं ना। कुलदीप है, कुलदीप बहुत बड़े काम करते हैं, बहुत जबरदस्त हैकर है मेरे पास। वो तो मतलब ऐसा कि साइबर सेल वाला हैक ना करके देते। क्या ट्विटर? नहीं मैं कर देता हूँ कि लेट्स डू, ये हो जाएगा, बट उससे ज़्यादा सरल रास्ता है। हाँ पूछा मैंने इसलिए, विकास सर ने बोला कि कोई एक्शन मत लेना। दैट्स व्हाट शी सेड। मैं अभी लेक्चर के बाद कनेक्ट करवा देता हूँ, बहुत सारे मेरे पास, ये तो छिछोरे कूपन है। हैकिंग हियर मींस एथिकल हैकिंग प्लीज। नहीं नहीं मजे नहीं ले रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ। नहीं अगर देखो एक सिंपल सी चीज है, अगर कोई जिसने हैक किया वो बहुत दुश्मन है तो सबको डिलीट कर सकता है और उसके बाद वो आपको पासवर्ड दे सकता है। उसमें इन दैट केस वी विल नॉट हैव आवर सब्सक्राइबर्स, वी विल नॉट हैव आवर वीडियोस एंड यू हैव बीएस एकेडमी फॉर सीएस 000। सो द वर्स्ट, अगर सोचो कि इससे वर्स्ट क्या हो सकता है तो ये खुद की वीडियो डाल देगा। हाँ नहीं नहीं आ जाएंगे आ जाएंगे, मैं विश्वास रखिए कुछ ना कुछ रास्ता होगा। खाली खाली कुलदीप को फोन लगा दे, कुलदीप को फोन लगा, कुलदीप का नंबर है, कुलदीप को फोन लगा दे और एक और बंदे से मैं कनेक्ट करवा देता हूँ, बात करके अनिल करके बहुत अच्छा हमारे मैसेज में वो इसी चीज के लिए उसको निकाल भी दिया सेकंड में। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा आप अपना ट्विटर खेलते हो, मीनवेल अपन ये भी ट्राई करते हैं, ठीक है? तो मैं किसी ट्विटर का मैं इनके है, अरे 0 सब्सक्राइबर है, कौन सुनेगा इनको? और ट्विटर क्यों बोल रही हो तुम? यस हाँ, लाइक फॉर एक्स अकाउंट विल क्रिएट एन अकाउंट ऑन एक्स, यस डन, बहुत बढ़िया। अच्छा प्लीज ट्विटर पे अकाउंट बनाना, कोई फायदा नहीं होता इससे, आधा सो हम कहाँ थे? 14 साल, हाँ जी 14 साल वाली बात। क्रिमिनल बनना चाहते हो, अच्छा ऑन सेंटिमेंटल वैल्यू आपके परिवार की बड़ी बदनामी होगी इन केस अगर आपने पहले नहीं कराई है तो ठीक है। तो अंकल आंटी इज नॉट फीलिंग वेल, उन सोसाइटी में बड़ा शेम हो रहा है, आप चलिए एक बार के लिए वापस घर नहीं आ सकते, सो हाउ डू यू सी दिस एज, अच्छा पैसा से मेरे साथ नॉट ऑन फनी पार्ट बट हाउ डू यू सी दिस, हाउ विल यू हैंडल दिस? नहीं नहीं ये तो चला जाएगा, इसकी बाकी फैमिली आई डाउट यार। हाँ मतलब अंकल आंटी शायद ही चले, मैं मेरे घर वालों को बोलूँ कि मैं चोर बुला रहा हूँ बेटा आजा, तो थोड़ा सा बाप का प्रॉब्लम है अपना। तो ऐसा नहीं होगा, चलो ठीक है मान लेते हैं कि वही चलेंगे, तो वो तो ब्रिटेन में भी चोरी, तो वो तो विजय माल्या वहां जाके कौन सा रानी का दोस्त बन गया। हाँ जी अच्छा देखो अब ना वाई इज नॉट एबल टू आंसर क्योंकि ही हैज सम रिलेशनशिप बॉन्ड्स आउटसाइड जिसकी वजह से बोल नहीं रहा कुछ। चार जोक मारने में क्या मार सकते अपन, इसके बाद चार जोक मार देते, ये नहीं बोल पाया कि मम्मी पापा देख लेंगे अपने हिसाब से, नहीं बोल पाया क्योंकि रिलेशन के बीच में। तो हर कोई व्यक्ति सोसाइटी बिहेव करता है क्योंकि कोई चीज में मजबूर है, क्योंकि उसे समाज में रहना है। पर उसका क्या जिसे समाज में रहना ही नहीं, वो व्यक्ति जिसका समाज में कोई है ही नहीं, जिसका डर ही नहीं है। मैंने एक केस डील किया था, मैं हर बता रहा हूँ इतना क्यूट आदमी था, तो अच्छा सच्ची बहुत तरह यार। तो 17-18 प्री लीगल एज में मैं राजस्थान में था, राजस्थान में हम लोग सेशन कोर्ट प्रैक्टिस करते हैं, 42 सेकंड प्रैक्टिस करता था। सो आई वेंट डाउन टू वन दिस लीगल, फ्री लीगल सर्विस होती है, मतलब उनको लगता है कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, हमको कोई केस नहीं मिल रहा था, हम ऐसा किसी का जबरदस्ती अपना बनाते थे। तो ये बंदा मिला, मेरे नसीब में हमेशा ही कोई ऐसी चीज होती है जिसकी जरूरत नहीं होती है। तो ये आदमी पहुंचा, अच्छा इसका नाम एक्सवाइजी कुछ होगा, इसको प्यार से वहां पे बुलाते हैं चीज, चीज नहीं चीज, अच्छा चीज हाँ ठीक है। तो मैं ऐसे पूछा, मैं भाई चीज क्यों बोलते हैं तुझे? और जैसा वो था, मैं ऐसे कैसे समझाऊं, डार्क चॉकलेट में अगर 2 ml दूध मिला था तो ऐसा दिख रहा था वो। मैं कहा यार तू इतना गंदा दिखता है, तुझे चीज कैसे बोलते हैं? और वो बहुत कूल था, मैं उसको अरे मैं उसको दो मुंह पे मारता था रोज बैठ के, मैं कहा यार कितना घटिया दिखता है। एक बार तो यहाँ तक हम इतने कूल हो गए 5 दिन बैठने के साथ में फ्री लेके रिपोर्ट बनाई थी, मैं कहा चीज भाई मतलब अगर मैं होता और रियलिस्टिक नाम रखता तो गू रखता अपना। मैंने यहाँ तक बोला उसको और वो बहुत ऐसी स्पोर्टिंग लेके हंस के गले लगाता था, बहुत बढ़िया था। तो अच्छा दोस्त, अच्छा मैंने बोला कि भाई ये चीज बोला था, बोले ना मैं ये जेल में क्या करता है, सबके लिए काम करता था जेल में, ठीक है? अच्छा जेल में सबके काम करता है मतलब क्या, अब देखो जेल में खाना मिलता है पर अब खाने में तुमको तड़का लगा के नहीं मिलेगा, तो ये क्या करते थे पीछे जेल में से, जैसे ये मान लो कि होल्डर होता है, तुमको बताओ 0 वोल्ट बल्ब होल्डर होता है जिसमें बताते हैं कि वहां से तार तोड़ देगा, ठीक है? अब एक स्प्रिंग देगा, दोनों तरफ से स्प्रिंग के तार लगा देगा और ईंट में स्प्रिंग टाइट कर देते, तुम समझ में क्या कर रहे हो? अगर दोनों तरफ तार पे यहाँ पर तार लगा दी तो वो पूरा हीट हो जाएगा, तो गर्म कर सकते हैं। और इसमें पीछे क्या करना है, जो खाना आता था तो जिसकी जो कटोरी है उसको वहां रखेगा, ऊपर से घी डाल देगा, जल्दी से तड़का लगा के देगा कि लो खाना खा लो। इन रिटर्न पैसों का काम था नहीं जेल के अंदर, पैसे देना चाहो तो पैसे दे दो, नहीं तो उसको बीड़ी मिल जाती थी कि भाई काम करेंगे। जेल में बीड़ी करेंसी होती है, ये गलत नहीं है, ये सत्य है। वो कुछ भी करेंगे तुम्हारे लिए, बीड़ी के नाम पे सिगरेट दे दी तो भाई साहब सोच भी नहीं सकते हो, ये तुम्हारे लिए फ्लश बन जाएंगे, ऐसी हालत। तो सब करते हैं लोग, तो इसका नाम क्यों? क्योंकि जुगाड़ू था, सब कर देता था, आपको फोन पे बात करने करवा देगा, सब कर देगा। चीज मैं कहा भाई तेरी बेल पिटीशन तैयार करनी है, तो तेरे को बहुत खासा ऑफेंस नहीं है, बहुत छोटा सा क्राइम है, तो मैं बाहर तो निकाल लूंगा, मैं इसमें तो आ जाएगा, तो बाहर बेल मिल जाएगी। बोले नहीं चाहिए, मैं कहा तो ठीक है थोड़ा सा, मैं कहा बेल बेल रिलीज, कहता नहीं चाहिए, बोले मैं जान पूछ के आया हूँ। मैं कहा ऐसा कैसे आदमी यार, मतलब मैं मेरी लाइफ में पहली बार देखा। अच्छा बहुत सारे लोग एक्चुअली क्राइम करके ऐसे रहते हैं अंदर, मैं कहा पागल है? बोले बाहर सुबह से रात भीख मांगनी पड़ती है, भगवान के नाम पे दें, ऐसा करना पड़ता है। बोले उसके बाद भी पैसे मिले ना मिले उसकी गारंटी नहीं। उसके बाद हम लोगों को ये टॉर्चर कि इतना लोग भाई भीख तो इतना इसको देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा, तभी खड़े रहने देंगे। इतनी मेहनत क्यों करूं, रात को ठंड में सोऊं, कभी जानवर आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, मेरे को इतनी प्रॉब्लम तो यही नहीं। तो मैं कहा आपने कैसे किया? बोले उस दिन एक लड़की वॉक कर रही थी, मैंने ब्लेड उठा के 2-4 कट मार दिए। मैं कहा तारीख छूटने की तो नहीं आ रही, कहते उस दिन एक वकील घूम रहा था उसके ऊपर कट लगा दिया, तो मैं कहा ऐसी लड़की को कट लगा दिया, मैं मर जाती तो बोले लंबा ब्रेक मिल जाता। मैं कहा तो फिर इससे क्या? बोले मैंने उसको कट मार दी तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अब यहाँ बैठा हूँ, अब जिंदगी कितनी आराम है, 2 टाइम आराम से खाना मिल जाता है, खेल कूद भी हो जाती है, पीछे सब चीज बुलाते हैं वहाँ पर, खाना वाना खाओ, बड़ी आराम की जिंदगी, तो मेरी बेल मत करवाना। तो 5 दिन के एंड में उसका एक वर्डिक्ट था कि मुझे बेल नहीं चाहिए। ही वाज सुप्रीमली हैप्पी इन द जेल, और मजाक में इतना खुश आदमी तुमको सच में लगेगा कि क्रिमिनल बन जाना चाहिए, इतना प्यारा इतना खुश आदमी था। अच्छा इन दैट जंक्चर जहाँ पे मैं उसको इतना समझने की कोशिश कर रहा था, इस भाई ने क्राइम किया, कोई लालच ही नहीं थी उसकी, वो ऐसी प्लेट चला रहा है, वो कह रहा मैं बाहर आऊंगा, वापस प्लेट चला के जाऊंगा। बट इसमें आपको एक सेफ्टी कंसर्न नहीं दिख रहा कि लोग, अच्छा ये जैसे क्राइम कर रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ओवर हियर, साले को डर नहीं है, अरे साइको तो ठीक है बट डर नहीं है, उसको बाहर सोसाइटी में किसी से मिलना ही नहीं है,
ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसीलिए सरकार कहती है, कोर्ट कहती है, जुडिशरी एक ही चीज मानती है कि इनके बाहर रिलेशन होने चाहिए। अगर बाहर इनका कोई इंतजार नहीं करेगा तो सुधरेंगे नहीं, और ये नहीं सुधरेंगे तो बाहर के फिर क्राइम करेंगे, फिर अंदर डाल देंगे, फिर इनको कोई फायदा नहीं होगा। तो बेहतर क्या है कि इनको एक रिश्ता बनवाओ। अब जनरली इसके लिए एक प्रैक्टिस चलती है, आपने किसी ने पैरोल का नाम सुना, संजय दत्त के नाम टाइम पे सुना होगा आपने। पैरोल का मतलब क्या होता है, जब आप अरेस्ट हो जाओ आपको साल में एक बार के लिए फ्री छोड़ दिया जाता है, बाहर जाओ, मिलो, जो कर सकते हो, और उसके बाद खुद ही वापस आके जेल में बैठो। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की पैरोल मिलती है, मैक्सिमम आपको 30 दिन की पैरोल मिल जाती है, उसके बाद वापस आ जाओ। इतना क्लियर फंक्शन है कि आपके हाथ पे ठप्पा लगा देते हैं। आप कोई बस में बैठ जाओ, आपको कोई चार्जेस नहीं होंगे। इसके लिए प्राइवेट बस में बैठ जाओ, स्टेट बसेस के अंदर बैठ जाओ, आप पे कोई चार्जेस नहीं होंगे। आप कहीं पे भी जाएं, कहीं भी उतरें, आराम से घर वाले के साथ, कोई कुछ नहीं, खाली वहां के नियर पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट करना होता है कि मैं यही हूं, भागा नहीं हूं, बस इतना सा काम है। अगर आपने अच्छा बिहेव किया, आपको नेक्स्ट ईयर पैरोल मिलती है। ये क्यों करते हैं? इनको क्या मजा आ रहा है कि गुंडे को बाहर भेजना कि हां भाई जा गजा लोग ऐसे मिल गया, ठीक है, रिलेशन, दे वांट यू टू हैव सम रिलेशन। वैसे ही अगर आप किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट बोल दोगे तो अब उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा समाज से। तो एक तरीका है जो ये कहता है कि आफ्टर 14 इयर्स ऑफ सर्विंग ऑफ सेंटेंस, अगर आपका जेल में बहुत अच्छा बिहेवियर रहा हो तो आप या आपके बिहाफ पर कोई भी कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि सर ये व्यक्ति इतने साल से जेल में है, इसने खुद बहुत काम किया है, काफी हद तक बदल चुका है और अब ये समाज में फिर से आने के लिए तैयार है, इसे माफ किया जाए और इसे रिलीज कर दिया जाए प्लीज। कोर्ट के पास ये राइट है कि 14 साल के बाद वो लाइफ इंप्रिजनमेंट को माफ कर सकती है। मैं हिंदी से बोल रहा हूं क्योंकि इंग्लिश में जैसे मैं बोलूंगा यही उस सेक्शन का नाम बन जाएगा। तो ये मैं चाहता हूं आप सर्च करें कि कोर्ट चाहे तो 14 साल के बाद आपकी पनिशमेंट में आपको माफी दे सकती है और छोड़ सकती है। अब कभी 15वें साल में माफी मिलती है, कभी 16वें साल में, कभी 17वें साल में, कभी 20वें साल में, और कभी आप पहले मर जाते हैं। बट 14 साल के बाद आप माफी मांगने के लिए एलिजिबल हैं और कोर्ट आपको माफ करने के लिए एलिजिबल है। करती है कि नहीं करती, वो उनकी चॉइस है। लाइफ इंप्रिजनमेंट में इसलिए पिक्चर में दिखाते हैं कि 14 साल के बाद बाहर आते हो। भारत एज अ जनरल प्रैक्टिस 14 साल के बाद माफ कर देता है, आपको बाहर रिलीज करते हैं, आने देते हैं बाहर कि चलो कोई बात नहीं आ जाओ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग बाहर नहीं आए, कुछ लोग तो ऐसे भी बाहर आए जिन्हें नहीं आना चाहिए था। गोधरा हत्याकांड कि अभी कुछ लोग अभी अभी बाहर आए थे, अगर आपने सुना हो नहीं। गोधरा हत्याकांड क्या है बताएं? गुजरात में हिंदू मुस्लिम राइट्स सबसे बड़े, जिसमें मोदी जी को अक्यूज करते हैं कि उन्होंने ही एंडोर्स किया था, हिंदूज को उन्होंने एनकरेज किया था, तो हिंदू मुस्लिम राइट था, ठीक है। गोधरा था 2006 से 4 राइट, तो 2004। सो इस टाइम पे जब ये हुआ गोधरा हत्याकांड, तो उससे पहले क्या हुआ, हिंदूज जा रहे थे साबरमती एक्सप्रेस में, जिस ट्रेन को जला दिया, जो जलाया मुस्लिम्स ने। तो अब उधर उसको रिस्पॉन्ड करने की जगह गुजरात में इन लोगों ने क्या किया, हिंदूज के रेडिकल ग्रुप्स बना दिए और बोले कि नहीं अब आपको जवाब देगा, वक्त आ गया, जवाब दे दो। सवाल ये था कि उस टाइम पे सीआरपीएफ कहां गई, उस टाइम पे आर्मी कहां गई, अचानक से इनके पास असला बारूद कहां से आई थी, तलवार कहां से आई, और ये सब लोग एकदम सही तरीके से वहां पहुंच गए जहां पर मुस्लिम रिहायशी इलाके थे, और जल्दी से अटैक हो गया, जिसकी वजह से एक बहुत ब्रूटल किलिंग, मतलब जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि अपने पराये किसी के साथ ऐसा ना हो, इतनी ब्रूटल किलिंग। पर गवर्नमेंट चुप थी, और ना वो बाहर से एक्सटर्नल एड ले रही है। उनको दूसरी गवर्नमेंट ने फोन किया, हम आपके पास मिलिट्री भेजें, हम सॉरी हम आपका सीआरपीएफ भेजें, स्टेट में इतने बड़े दंगे हो रहे हैं, कुछ करें, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये लोग अपने स्टेट की इज्जत रखना चाहते थे कि हम हमारी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये तो गवर्नमेंट का प्लान था कि ऐसे लोगों को मारना था ताकि आप कोई बाहर का आता तो फिर इनका प्लान खराब हो जाता है, इसलिए ऐसा हुआ। अब भगवान जाने कि सत्य क्या, पर ऐसा कुछ हुआ जिसके बहुत लोग बहुत मतलब एक्सट्रीमली, गुजरात जैसे दंगे आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, इतने बड़े हुए, उसमें सब कहते हैं कि मोदी जी का बहुत क्लियर हाथ था। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से उनको फ्री कर दिया गया कि उनका कोई हाथ नहीं था, बट कहते सब यही है कि हाथ था और इसकी वजह से क्राइम हुआ। अच्छा दोस्त, यहाँ पर इतने लोगों को आपने मैसेज कर दिया, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, मैं एक इंसान के वर्ड पे बात कर रहा हूँ कि इतने लोग आपने मार दिए, हजारों की गिनती में आप लोग मारते गए, मारते गए, मारते गए, मारते गए। अब इधर से एक केस था जहां पर आपने एक वर्ड पढ़ा, बिल्किस बानो केस, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे कुछ लोग इस घर में गए, बिल्किस बानो में, शी वाज प्रेग्नेंट, उस टाइम पे इनका रेप किया है और उसके लिए इनको अरेस्ट किया गया था और बहुत सारे मर्डर किए थे, उसके लिए अरेस्ट किया गया था, जहां पर ये अपनी पनिशमेंट सर्व कर रहे थे। बट नाउ क्योंकि वो पूरा टैट कंप्लीट हो गया, 14 साल वाला सब कुछ हो गया बाहर, वर्स्ट पार्ट क्या था कि अपने साइड से कुछ लोग उनका वेलकम करने गए, विच इज रॉन्ग। आई थिंक ये नहीं सिखाना हमने और ना आपको सीखने की जरूरत है। जो उन्होंने किया वो कतई गलत था, आप उसे किसी भी तौर पे किसी भी जस्टिफिकेशन से एंडोर्स नहीं कर सकते। किसी प्रेग्नेंट औरत का रेप कर रहे थे एंड वी आर वेलकमिंग देम, व्हिच वाज कंप्लीटली रॉन्ग, 0% एग्री टू व्हाट दे डिड, चाहे वो हमारे साइड हो या कोई भी और साइड हो, साइड की बात नहीं थी, ये गलत था। अब नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये लोग जब बाहर है, अब ये लोग कोई क्राइम नहीं करेंगे क्योंकि दे स्टिल हैव अ फैमिली, सब कुछ है, कनेक्शन है, ये सब सही से बिहेव करेंगे। सो इसीलिए 14 साल के बाद छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई ना कोई वजह की वजह से आप करो। और देखो क्राइम करना एक बहुत सिंपल चीज होती है, कोई इंसान ना जनरली क्राइम करना नहीं चाहता, क्राइम किया नहीं जाता, क्राइम हो जाता है। इट्स द मोस्ट बेसिक थिंग, नो वन इज बोर्न अ क्रिमिनल, इट हैपेंस इन द फीट ऑफ द मोमेंट, अग्रेशन, गुस्सा, किसी ने कुछ बोला और आपने कुछ कर दिया, क्राइम हो गया। ऐसा जो प्लान करके कर रहे हैं उनको क्रिमिनल बोलो, हार्डकोर क्रिमिनल बोलो। पर मैं आपको बता दूं 100 में से 95 95 हादसे हैं जो एकदम से गुस्से में से हुए और 5 प्लान्ड मर्डर्स आप देखने को मिलेंगे। दिल्ली में अगर आपने भी देखा हो कि ओपन फायर केस हुआ अभी, वो केस मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, पोस्ट वी रीड क्राइम, उसके बाद आपको दिखाता हूं केस। नाउ अटेम्प्ट में 4 चीजें थी, एक जहां पे क्राइम और अटेम्प्ट साथ में, दूसरा क्राइम अटेम्प्ट अलग अलग, तीसरा अटेम्प्ट टू सुसाइड, चौथा 511 जहां पर कहीं कुछ नहीं दिया हो 511 में आ जाओ। चलिए मैं इसको जल्दी से रीड करते हैं। अटेम्प्ट, हाँ जी, attempt, which is the third stage in the commission of crime, is punishable. Right? Preparation may be punishable, but attempt is punishable. Attempt can be called as a preliminary crime. मतलब crime से पहले का व्यक्त होगा attempt. It means the direct movement towards the commission of a crime after the necessary preparations have been made. So when a person wants to commit a crime, he firstly forms an intention, first stage, then he makes preparation, second stage, and now he does something for the achieving of the object, third stage. If he succeeds, अगर वो इसमें successful हो गया, he is guilty of the completed offense. Otherwise, only for making an attempt. Simple, easy, good to go. The act constituting attempt must be proximate to the intended results. अच्छा सर, what is this? The act constituting attempt must be proximate to the intended result. Right, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने अभी एक छोटा सा कंकर उठा के नियति के ऊपर फेंक दिया, ये जाके मेरे पास अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कर दी, कहती ही ऑलमोस्ट किल्ड मी। हमने कहा कंकर से कैसे मर जाती? अच्छा एक सेकंड, इज माय एक्ट इवन क्लोज टू किलिंग हर? नहीं, मोस्टली कंकर से नहीं मरने वाली है, ठीक है, कीड़ी नहीं है ये। हम समझो इस चीज को। हम क्या बोल रहे हैं कि आप जब किसी के सामने कोई इल्जाम लगा रहे हो ना, तो जो अटेम्प्ट हुआ है, द एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द अटेम्प्ट मस्ट बी प्रॉक्सिमेट टू द इंटेंडेड रिजल्ट। एक केस हुआ, ये पुणे का केस है। तो एटीएम में कोई व्यक्ति पैसे निकाल रहा था। अच्छा, जनरली आपको एटीएम का रूल पता होगा, जहां पे अगर कोई अंदर पैसे निकाल रहा है तो आपको चाहे कितनी जोर से सुसु आ रही हो, आपको कुछ भी हो, आप गेट के बाहर खड़े रहेंगे, आप अंदर नहीं जा सकते एटीएम के अंदर। सो बेसिक, सो सिंपल। अच्छा, ये व्यक्ति जब भी पैसे निकाल रहा था तो इतने ज्यादा पैसे निकाल रहा होगा भाई, तो दूसरा व्यक्ति एटीएम के अंदर घुस गया। और अगर आपने देखा तो एटीएम में जनरली 2 मशीन होती है, एक कैश डिपॉजिट की और एक कैश विड्रॉल की। आजकल नई टेक्निक्स में दोनों मशीन सेम हो गई है, पर अलग अलग भी होती है। तो वो उधर से कैश डिपॉजिट पे टक 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 खेलने लग गया।
अब उसको नहीं पता होगा कि कैश डिपॉजिट में आजकल कैश विड्रॉ नहीं होता है, तो उसमें खेल रहा था। तो ये बंदा इतना डर गया कि इसने चिल्लाना चालू कर दिया कि चोर 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 चोर। इसकी फाटी दूसरे वाले की बोले चोर चोर, मैं पैसे निकालने बोले चोर चोर चोर, चिल्लाया, गार्ड आ गया और इसको पकड़ लिया। वाह यार, मतलब तुम सोच रहे हो कि किस्मत खराब तो ऊँट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट जाता है। ये पैसे निकाल रहा था एटीएम से, बेचारे को बस यही पता था कि डिपॉजिट मशीन कौन सी है क्या, और इसे चोर चोर चिल्लाया, इसको अरेस्ट कर लिया। अच्छा, बैंक का केस है, लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब जब लोगों ने सीरियसली नहीं लिया तब तक हादसे हुए। जैसे बिहार में एक आदमी एटीएम ही उखाड़ के ले गया, ये रियल न्यूज़ है, अगर आपको ना भी बताओ। बिहार में आदमी ने एटीएम से पैसे नहीं, एटीएम से एटीएम ही चुरा लिया। एक गाड़ी लेके आया, मशीन को नाड़ा बांधा और गाड़ी खींच दी, और उसके बाद मशीन उठाई लेके चला गया। उसका बाप भी वहां से पैसे बाहर नहीं निकाल सकता, मशीन इतनी सिक्योर्ड है, पर उसको लगा कि गंजा के नीचे थोड़ा इधर उधर उंगली करेंगे तो पैसे बाहर आ जाएंगे, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन, इट्स टू डम। ठीक है, अब ये लेके चला गया और मशीन में ट्रैकर होते हैं, ठीक। इसे समझ नहीं आ रहा कि पुलिस इसका पीछा क्यों कर रही है, कहते हैं हर बार मैं टर्न ले रहा हूं वहीं पहुंच रही है, आखिरकार बेचारा अरेस्ट हो गया। अच्छा, इन दैट गिवन सेगमेंट चोरी तो हुई नहीं है, पैसे तो अभी मशीन में पड़े हैं, खाली मशीन का लोकेशन चेंज हुआ, बट इज इट प्रॉक्सिमेट इनफ टू अंडरस्टैंड? यस। और पहले वाले केस में जो इस आदमी को अरेस्ट किया, इसको छोड़ दे, छोड़ दो, पर ये तो मैंने बोला आपको ऐसा हुआ, इसको प्रूव करना पड़ेगा, एक्जैक्टली प्रूव करना पड़ेगा। तो फिर इन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज निकाला, यहाँ पे आदमी एंटर किया, ये बेचारा बड़े आराम से मशीन में टक 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 खेल रहा था, कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए छोड़ दिया। मैंने अभी वर्ड बोला बेनिफिट ऑफ डाउट, एक चीज याद रखना, ये पिक्चर में होता है कि मुजरिम को बाइज्जत बरी किया जाता है। देखो, जिस दिन तुम मुजरिम बने, इज्जत गई, बाइज्जत कुछ होता ही नहीं है, कभी भी कोर्ट में तुमको बाइज्जत बरी नहीं किया जाता। बाइज्जत बरी को अगर इंग्लिश में बोलूं, विद ऑल रिस्पेक्ट यू आर सेट फ्री, इफ वी सेट यू फ्री विद फुल रिस्पेक्ट यू विल फाइल अ केस अगेंस्ट कोर्ट कि तुमने मेरी बेइज्जती करी, तो हम चाहते हैं कि तुम बेइज्जत रहो। बाइज्जत बरी कुछ नहीं होता। हिंदी में जब सजा सुनाई जाती है तो बोला जाता है संदेह का लाभ देते हुए आपको बरी किया जाता है। इंग्लिश में बोलूं तो गिवन बेनिफिट ऑफ डाउट द अक्यूज्ड इज सेट फ्री, मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि जो सबूत लाए गए वो पूरे नहीं थे, इसलिए आपको फ्री कर दिया जाता है। पर कभी भी याद रखना, आपको बाइज्जत बरी जो अपन पिक्चर में देखते हैं वैसा नहीं होता है, बाइज्जत कोई बरी नहीं होता। श्योर। So the act constituting attempt may be proximate to the, must be proximate, proximate मतलब same होना चाहिए to the intended result. Under the IPC, the section on attempt can be divided in 4 categories. हाँ जी सर, 4 categories consequently. First, those section in which the commission of an offence as well as the attempt to commit are divided in the same section. The extent of the punishment being the same for both the offence also as attempt. जैसे to wage war against the government of India, to wage a war against the government of India में भी same punishment है, to attempt to wage a war against the government of India में भी same punishment है। सरकार कह रही तुमने मेरे खिलाफ वॉर करी तब भी मैं तुम्हें लटकाऊंगा, अगर तुमने कोशिश करी तब भी मैं तुम्हें लटकाऊंगा। कन्हैया कुमार प्रेसिडेंट है जहां पर लड़का लड़का के मारा था। The example of this category are those offences against the state, such as waging or attempting to wage a war against the government of India. First समझ में आया। दूसरा, have you heard about the Parliament attack case? स्पेशल ओपी देखा है, वो उससे थोड़ा सा रिजेंबल करता है, नॉट एक्जैक्टली बट उससे थोड़ा रिजेंबल करता है। सो नाउ असॉल्टिंग, असॉल्ट किया या फिर अटेम्प्ट किया टू असॉल्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये भी सेम ऑफेंस कहलाएगा, चाहे अटेम्प्ट करो या असॉल्ट करो, विद द इंटेंट टू कंपेल और रिस्ट्रेन द एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर। अच्छा, तीसरा है सेडिशन। व्हाट इज सेडिशन? ऐसे तुक्का तुक्का, म्यूटिनी सुना है किसी ने? म्यूटिनी, सेडिशन, लाइक पीपल, एनीवन वांट्स टू आंसर? ट्राई ट्राई ट्राई, ऐसे तुक्का मानो, कुछ गलत मत बोलना, इतना कुछ नहीं है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, क्योंकि एस ई 2 वर्ड आ गए हैं, तुम कहीं भी ले जाओगे इस बात को। हाँ, अच्छा चलो, कोशिश करते हैं आपको थोड़ा सा जाने की, नहीं 5 से चलेगा। सोचो, अच्छा तुक्का लगाओ, तुम्हारे हिसाब से सेडिशन में क्या बैठ सकता है? जो तुम सोच रहे थे ऐसी से वो नहीं हुआ जी, हरासमेंट इकट्ठा छेड़ना सबको, देशद्रोह, बहुत बढ़िया। तो सेडिशन मतलब देश के खिलाफ जाना, ठीक है, देश के खिलाफ जाके आपने देश का कोई नुकसान कर दिया, देश को कोई, अच्छा आप अटेम्प्ट भी कर रहे थे कि देश की कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इसके ऊपर बात आ सकती है। अच्छा, आपने इसमें सैम बहादुर देखी मूवी? सैम बहादुर नहीं, प्लीज देखो, इट्स अ वेरी गुड मूवी, वेरी गुड। तो इट्स अबाउट आर वन आर्मी चीफ, जहां से उसकी पूरी जर्नी है, दैट हाउ ही लेड इंडिया टू व्हाट इंडिया बिकेम टिल द एंड। तो इस मूवी में अगर आप देखें तो इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया अबाउट दिस शैम मानेकशॉ। तो बहुत जबरदस्त आर्मी पर्सनल अपना, ही वाज अ पारसी एंड ही वाज इन इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश टाइम। ब्रिटिश के बाद जब आजाद हुई, जब सेपरेशन हो रहा था, तो याया खान और याया खान पता कौन है? अरे जो पाकिस्तान निकल गया था, जो उंगली करता रहता था, इनका आर्मी जनरल, तो याया खान और ये तो बहुत अच्छे दोस्त थे। तो ये चला गया उधर, याया खान ने इसको बोला था कि साथ में चले, तो ही सेड नो, इंडिया ही है मेरे लिए, तो मैं इंडिया ही रहूंगा, एंड ही स्टेड इन इंडिया एंड ही वाज द मोस्ट पावरफुल ऑफिसर यू कम अक्रॉस। फाइटर बहुत अच्छे थे, उनको वर्ल्ड वॉर के टाइम बहुत सारी गोलियां लग गई थी, ही सर्वाइव्ड एंड ही लेड इंडिया टू विन अगेंस्ट पाकिस्तान वॉर, जो पाकिस्तान से अपनी वॉर हुई थी, जब अपन ने बांग्लादेश को लिबरेट करवाया था, तब वही थे हेड। तो दिस पर्सन व्हाइल ही वाज देयर, तो इनके ऊपर बाद में इंक्वायरी बिठा दी, ये कहते हुए कि ये देशद्रोही है, ये ना थोड़ी सी देश की इन्फॉर्मेशन बाहर लीक करते हैं और कुछ और चीजें करते हैं जिससे इट माइट नॉट लुक नाइस। क्यों? क्योंकि अगर आप इनके ऑफिस में जाओगे तो ब्रिटिशर्स के फोटोज लगे हुए हैं आज भी, ऐसा इसके ऊपर बात चली। ये केस बहुत अच्छा था, मूवी में तो बहुत लाइटली बताया, बट लंबा चला था केस, और इसकी इंक्वायरी में ही वाज सेट फ्री, ही इज नॉट समवन जो देश के खिलाफ जा रहा है। ये चीज तो हमें डाउट ही नहीं था कि उन्होंने अभी तक नुकसान किया कि नहीं, हमें सिर्फ डर था कि क्या वो कोशिश कर रहे थे देश की कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर भेजने के लिए जिसकी वजह से नुकसान हो। इस बात पर भी उनको उतनी ही सजा होती जितना उन्होंने अगर क्राइम किया होता तब होती। दिस इज सेडिशन फॉर यू। पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्टिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्सेप्ट ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन समझते हो? रिश्वत, राइट। एक पब्लिक सर्वेंट ने रिश्वत ली या फिर अटेम्प्ट भी करी, तब भी सेम क्राइम माना जाता है और उनको अरेस्ट किया जाएगा इसके अंदर। ये अपने एकदम जिगरी घर घर के केस में हुआ था, जहां पर मेरे बहुत बढ़िया मित्र थे क्या है, बहुत ही अच्छा दोस्त है उसके, तो मैं और स्कूल फ्रेंड्स का पीछा, 12th स्टिल रिमेंबर, सो हम दोनों भाई आराम से चिल कर रहे थे। तो मेरी, अच्छा आपकी पॉकेट मनी कुछ फिक्स है, कितने लोगों की पॉकेट मनी फिक्स है कि तारीख को इतने पैसे मिल जाते हैं और महीना निकालना है आपको? वी हैव क्वाइट आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि हमारे पैसे 10 तारीख तक खत्म होते हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी नॉर्मल, हम जिनके पास ऐसा होता है ना, हमको इकट्ठा पैसा मतलब हमारी औकात ही नहीं है, इकट्ठा तो प्रॉब्लम है। फिर होती है सेकंड कैटेगरी, जो थोड़े थोड़े पैसे मंगाते रहते हैं, ये होते हैं चोर साले। ये कभी बुक के नाम पे पैसे मंगाएंगे, आज इनके चोट लग गई, आज इसकी फ्रेंड की तबीयत खराब हो गई, एक्टिंग करके झूठ बोल के पैसे। और तीसरे होते हैं खानदानी चोर, जो ट्यूशन की फीस के नाम पे ज्यादा पैसे मंगाते हैं। यहाँ कितने हैं सही से बता दो? पिछली बार एक बच्चा बोला सर मैंने 1 लाख रुपए फीस ली है इससे पढ़ने की। सच में इसमें तुम्हारे स्कूल में 5-10 हज़ार की कोचिंग किया, कॉलेज की फीस में कोचिंग मारी, झूठ मत बोलना। कॉलेज की फीस में किसी ने गद्दारी नहीं करी। आई लव यू, बस मेरे को हर बैच में एक अपना मिलता है कोई, ठीक है। किसी बस भाई कितनी कोचिंग करी,
ना हो जाए, ठीक है, छोटा चोर है, थेफ्ट, ठीक है, और कोई, और किसी नहीं मैम, आपके मुंह पे भी लग रहा है नहीं, चल इधर कोई लाइव वाला, ठीक है, आर्मी वालों को इकट्ठा करना, इकट्ठा कह रही हो तुम, इकट्ठा लुक सो नाइस, हाँ जी, वापस आते हैं। तो ये जैसे अब भाई ने क्या, मैं भी जल्दी ये कहता था क्योंकि पापा फिक्स पैसे देते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हमको बफर रखना पड़ता है। तो मैं एमआईटी से पहले ग्रेड कर रहा था अपनी, तो एमआईटी की फीस थी 18,000 रुपये, तो मैंने पापा को बताया कि 38,000 फीस है, ठीक है, ही स्टिल थिंक्स कि 38,000 फीस है, रिसीट मांगते रहे, एंड तक मैं घुमाता रहा, एंड ठीक है, खत्म हो गया। 38,000 पूरी 3 साल की फीस थी, जो मैंने इकट्ठी ले ली एक बार में, हर एक साल करके। सो अच्छा, ये मैंने किया, पैसे लेके आ गया, वी हैव दिस प्रॉब्लम, हम ऐसा करते हैं। तो मेरा दोस्त में 12 में जब थे, तो मेरी पॉकेट में 300 रुपये थी। पापा उसमें प्राउड फील करते थे कि बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, पर क्या करें, पैसे तो देने पड़ेंगे। 300 रुपये में हमें बिगाड़ रहे थे वो। भाई के 500, मेरे 300, 800 रुपये फिक्स थे हमारे, और मम्मी 100-200 रुपये देते, तो 500 रुपये में हाईएस्ट मंथली मानता था, मतलब दिन के 16 से 17 रुपये के आसपास का अपना बजट था, ठीक है। तो ठीक सर, कोई बात नहीं, चलता है, हो जाता है। मेरे दूसरा दोस्त, यार इसके पापा पापा जैसे बिहेव कर रहे हैं, मतलब सही तरीके से पैसे दे रहे हैं, बढ़िया बेचारा खा पी रहा है, आइसक्रीम खाने से पहले सोच नहीं रहा, मैं कहता बहुत ही बड़ी लाइफ है। तो मैं हमेशा सोचता था यार क्या करें, तो इसके पापा कोई गवर्नमेंट सर्वेंट थे। तो अब बचपन में इतना नहीं समझ में आता था कि गवर्नमेंट सर्वेंट की पगार कम होती है, ये इतना क्यों एंजॉय कर रहा है। एक दिन हुआ किस, अंकल के यहाँ पे कोई आए, अंकल ने आके भाई उनको कह दिया कि मेरे को मुझे ये काम करवाना है, हमको पैसे चाहिए, तो अब हम कोई काम करो, अंकल कहते हैं इतने पैसे लगेंगे, इतने पैसे देते हो धमक की, तो कहते ठीक है डन सर, दे देंगे। वो बंदा बाहर निकला और वो स्ट्रेट गया कंप्लेंट करने, ठीक है, एंटी करप्शन ब्यूरो में। एंटी करप्शन ब्यूरो में गया, जाके बोल दिया कैसे पैसे मांग रहा है, क्या करना है, बोले ठीक है कल देते हैं उसको पैसे, बुला लो। तो अगले दिन तो इनसे पूछा कि भाई कहाँ पैसे देने हैं, तो बोला कि भाई एक ज्वेलरी स्टोर पे आ जाओ, ज्वेलरी स्टोर पे कर देते हैं और वहीं मिलके लेन देन कर लेंगे, ठीक है। तो ज्वेलरी स्टोर पर दिन बुलाया, अंकल पहुंचे ज्वेलरी स्टोर पे, आके ऐसे बैठेगी, ज्वेलरी दिखाओगे, वो यहाँ से ये बंदा आया, पैसे देखे और एक्सटेंशन था। टर्न्स आउट पूरी ज्वेलरी स्टोर रिग थी, रिग मतलब कि सेल्समैन भी एंटी करप्शन ब्यूरो से थे, वहाँ पे लोग खरीदोगे थे, और ये एक्चुअली वहीं का वहीं अरेस्ट हुए 2 मिनट के अंदर। अच्छा, ग्रेटिफिकेशन दिया नहीं, दिस इज अटेम्प्ट टू ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि दिया नहीं था, अरेस्ट कर लिया। अच्छा कितनी क्यूट है, उन्होंने बोला कि आपका फोन ले लो, फोन करके बोल दो गेटिंग अरेस्टेड और अब वक्त लगेगा आने में, तो बाय बाय कर दो। तो हमने फोन करके बोल दिया कि भाई ऐसा हो गया, तो अपना ध्यान रखना। तो फिर उन्होंने अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करके बोला कि अगर यहाँ पकड़ा है तो वहाँ भी आएंगे, तो साफ सफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे दोस्त का फोन आया कि भाई दुकान में, बोले सुन मेरे घर पे आ जा, कुछ सामान है लेके चला जाए यहाँ से एक बार जल्दी। मैं ओके, तो पापा के पास तब थी मारुति 800, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने 800 निकाली, पहुंच गया, पेट्रोल के पैसे भी नहीं थे, तो वहां पहुंचा, उसने ऊपर गया, उसमें भाई पैसे निकालना चालू। पहली बात तो मुझे वहां पर एक अलौकिक रोशनी दिखी, जिसमें मुझे उसके अंदर कृष्ण भगवान का स्वरूप दिखा, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ए वत्स ये ले, ये पैसे तेरे हैं। भाई बैग भर भर के उसने, मैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो मतलब डरते डरते में उसने 2-3 बैग्स में 1-2 करोड़ तो भर ही दिए होंगे, मेरे को आइडिया नहीं था, इतना पैसा तो था, 1-2 करोड़ तो होंगे। और ये आई एम टॉकिंग बैक इन माय 12 मतलब ऑलरेडी 10-12 साल पीछे चले गए। तो मेरा बहुत पैसा हो गया, मैं कहा बाइक कहां रखूंगा लेके, क्योंकि इतने तो मैं गायब कर ही लूंगा इसमें से, क्या इंक्वायरी, ये तो मैंने शॉर्ट कर लिया था कि पैसे तो गायब होंगे इस बैग में से, तो कितने गायब होंगे वो मैं रास्ते में सोचने वाला था कि अभी बार निकालते हैं। फिर दूसरा बैग निकाला, उसने पूरी ज्वेलरी भरी, फिर एक और बैग निकाला, उसमें पूरे पेपर रखे जहां पे लोगों ने बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी थी। बेनामी प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, किसी झूठे नाम पे प्रॉपर्टी और ओरिजिनल कागज अपने पास रखे ताकि वो बंदा बेच ना पाए, तो उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी से निकाला, इतना सारा हो गया। तो आया भाई बोलता सुनो गाड़ी में खड़े, घर ले जा, मैं आ रहा हूँ घंटे 2 घंटे मेरे घर पे, फिर वहां अपन देखते हैं कि यहाँ से कहाँ रखना है, मेरे चाचा जी आ जाएंगे, फिर अपन वहां से गायब करवा देंगे। तो मेरे पास 2 घंटे थे, तो मैं कहा ठीक है, मैं कहा तू 2 घंटे में आएगा ना, बोला हाँ, चल 2 घंटे बहुत है, 2 घंटे गायब करने में क्या लगता है, तो कहीं से भी हो जाएगा वो। तो मैंने मालूम है, मैं पूरे रास्ते ये नहीं सोच रहा था कि दोस्त की मदद कैसे करनी है, मैं ये सोच रहा था कि अगर हर गड्डी से 2-2 नोट निकाल लूं तो क्या ये गिनेंगे सच में एक करके, अगर नहीं तो काम हो जाएगा अपना। तो मैंने ऐसी पूरी कैलकुलेशन करी, यहाँ तक सोच लिया कि गाड़ी कहाँ रखूंगा ताकि शक ना आए। अब हम लोग गाड़ी की तरफ जाते, गेट खोला, बाहर ही गार्ड खड़े थे, मैं हट में, मैंने तू हट में, बैग ले लिया। हमने ये क्या था, पता पड़ा कि उनकी पूरी सोसाइटी भी रिग्ड थी, जहां पर पहले से ही वो सब एंटी करप्शन ब्यूरो वाले थे। मैं कहा भाई साहब ये चीटिंग है, आप ये नहीं कर सकते, दिस इज सो रॉन्ग ऑन अ गॉड लेवल। आप किसी बच्चे के सपने, किसी के पैसे, यू कांट बी डूइंग दिस। मैं कहा ये कि आपने पूरे पूरे पैसे गए, तो वो भी रिग्ड था, दैट वाज अ पार्ट ऑफ देयर प्लान, जहां पर उन लोगों ने वहां से फोन कराया ताकि अंदर आके बैठ के घर में कहां ढूंढेंगे कि कहां सोना कहां पैसा है, तो हम ही ढूंढ के बाहर ले आए। वो बस लेके जाओ, अंदर भी नहीं आया इसके बाद, केवल है भी चलो कोई बात नहीं, सब लेके जाएंगे। मेरे को अच्छा मन में कोई बात नहीं, बाइक तो अपन कभी खरीद लेंगे। जो इंसल्ट हुई उसका क्या कि 2 घंटे से हम अंदर बेवकूफों की तरह बैग में पैसे जमा रहे थे, इसलिए कि बाहर आके कोई हाथ से लेके चला जाए, कुछ नहीं। अच्छा उसके बाद अलग से हम मेरे घर पे फोन किया अलग कि जहाँ पे भी वो पुलिस स्टेशन है, हम लोग को पुलिस स्टेशन लेके, मैं भी साथ में गया। अब तो मैं समझ में आ रहा है कि मारुति में पेट्रोल नहीं है, मैं घर से वहां तक लाया था कि कुछ पैसे मिल जाएंगे, भराता हुआ जाऊंगा। अब स्टेशन से गाड़ी घर कैसे जाएगी, और अभी तक तो पुलिस वालों को पता नहीं जिस आदमी को उसने बुलाया है वो मेरा बाप है, वो यहाँ आने के बाद पहले मेरे साथ टेबल टेनिस खेलेगा, जिसमें मैं खुद टेबल और बॉल बनूंगा। तो आए पापा, पापा ने आते ही हेलो हाय बेटा कैसा, कुछ भी नहीं पूछा, डायरेक्ट अटैक। आप पुलिस वाले मुझे पापा से बचा रहे थे, मैं कहा था मैंने मत बुलाओ इनको, जो भी है छोटा मोटा केस लगा दो पर मत बुलाओ उनको। पापा ने पहले मुझे बहुत मारा, एंड देन फाइनली बात करी, तो उन्होंने बोला कि इसने इतना कुछ नहीं किया है, ये उस घर पे था। तो फिर पापा मेरी तरफ देखे, मैं शायद अब अपोलोजाइज करूं, फिर दौड़ के फिर मारने लग गए कि वहां गए क्यों। अच्छा उन्होंने मारते वक्त कसम से मां कसम मुझे याद, उन्होंने बोला तूने गाड़ी को हाथ क्यों लगाया, कहां गया था, क्यों गया था, क्या हुआ, तू ठीक है, गाड़ी को हाथ क्यों लगाया। और आज तक कहते हैं कि मेरा फेवरेट बच्चा, फेवरेट बच्चा पुलिस स्टेशन में सबके बीच मार रहे फेवरेट बच्चा है। अच्छा इस केस में मेरे ऊपर, अच्छा बाद में पापा के और दोस्त भी आ गए, वो काफी जेनरस थे, उन्होंने धीरे मारा, तो उन्होंने भी मारा, दे हिट मी लाइक एनीथिंग। खाली एक चाचा जी थे, उन्होंने आके बोला कि मारना बंद करो, प्लीज घर चलो, तो बात करके हम घर ले गए, चाचा ने घर पे मारा। तो इन सब केस में ना मेरे ऊपर क्या केस था, इन्होंने मुझे इतना क्यों मारा, एनीवे मैंने साथ दिया। सर बेस्ट पार्ट क्या है कि ऐसे क्राइम में जिसकी अटेम्प्ट हो, जिसकी क्राइम हो, दोनों पनिशमेंट सेम होती है, उसमें साथ देने वाले की पनिशमेंट भी सेम होती है। सो मतलब टेक्निकली स्पीकिंग में 120 बी के अंदर आता है, सेक्शन 120 बी कहता है क्रिमिनल कंस्पिरेसी, मतलब किसी क्रिमिनल का साथ देना, उसकी प्लानिंग साथ देना, तभी मतलब मैं भी इक्वल भागीदारी होता अगर ये बैग लेके मैं निकल जाता और रास्ते में पकड़ा होता। तो ये प्रभु की कृपा है कि हम बाहर ही पड़ा गए। अब मुझे इंसल्ट तो ऐसे मेरे दिमाग से उतर गई थी जब जेल में इतने खाली हमने वहां पर, तो अब तो क्या दिक्कत है, बस फीलिंग रिलैक्स्ड, ठीक है चलो हम घर चले गए। अच्छा अब इस केस में जो अंकल गए वो क्राइम के लिए गए कि अटेम्प्ट के लिए गए, पनिशमेंट फिर भी सेम रहेगी, यस डिटो सेम रहेगी। यूजिंग और अटेम्प्टिंग टू यूज एविडेंस नोइंग टू बी फॉल्स, ये क्या हुआ, झूठा एविडेंस आपने लगा दिया या फिर ट्राई किया झूठा एविडेंस लगाने का, तब भी दोनों पनिशमेंट सेम है। लास्ट डेकॉइटी, आपको याद नहीं, डिकॉइटी हो या अटेम्प्ट किया और डिकॉइटी करने का सेम पनिशमेंट होती है, मतलब डिकॉइटी भी कितनी फटती है,
प्रिपरेशन करी तब भी, अटेम्प्ट करा तब भी, हो गई तब भी, तीनों में पनिश तो करेंगे, ये ब्रिटिशर्स का फियर था अपने लिए। नेक्स्ट अच्छा, ये तो एक था जिसमें क्राइम और ये साथ में चलते हैं। सेकंड, दोज ऑफेंसेस इन व्हिच द अटेम्प्ट टू कमिट स्पेसिफिक ऑफेंस आर डेल्ट साइड बाय साइड, मतलब क्राइम अलग अटेम्प्ट अलग, put but separately and separate punishments have been provided for the attempt. The example under this category to commit an offense punishable with death or imprisonment for life including robbery, murder, ये सब अलग चलेगा आपके लिए, क्या भाई जहां पर आप अलग चल रहे हो, अलग अलग पनिशमेंट दी गई इन लोगों ने। अब टेक्निकली तीसरा केस जो है वो केस एग्जिस्ट ही नहीं करता, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड 309, ठीक है, स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन सेक्शन 309। इसमें अच्छा 309 1 ईयर की पनिशमेंट देता है। हाउएवर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115 ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग, सर व्हाट इज दिस नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग, कहीं पर कुछ भी लिखा हो हमें फर्क नहीं पड़ता। Contained in section 309, any person who attempts to commit suicide shall be presumed, unless proved otherwise, to have severe stress. अगर कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, हम प्रिज्यूम करेंगे कि उसको बहुत सीवियर स्ट्रेस है। हाँ, अगर आप अदरवाइज प्रूव कर दो कि भाई नहीं इसको स्ट्रेस नहीं है, इसको हॉबी है, तो अलग बात है। एंड शैल नॉट बी ट्राइड, अच्छा ट्राइड का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर केस नहीं चलेगा, ट्रायल नहीं चलेगा, ना उसके ऊपर केस चलेगा, एंड नाइदर ही विल बी पनिश, ना ही उस पर ट्राई करेंगे, ना ही हम पनिश करेंगे। अच्छा चौथी और लास्ट कैटेगरी क्या थी, द फोर्थ कैटेगरी रिलेट्स टू अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस फॉर व्हिच नो स्पेसिफिक पनिशमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड इन द आईपीसी। सच अटेम्प्ट्स आर कवर्ड अंडर 511। सो व्हाट्स 511, जहां पर कहीं पे कोई पनिशमेंट ना दी गई हो, आप 511 के लिए कितनी पनिशमेंट थी 511 में, half of the crime. So this section of the IPC provides that whoever attempts to commit an offense punishable with IPC with imprisonment for life भी हो सकता है या फिर कोई सादी imprisonment भी हो सकती है, और cause such an offense to be committed and in such attempt does any act towards the commission of offense shall, where no express provision is made by the IPC for the punishment of such attempt, be punished with imprisonment of any description provided for the offense for a term which may extend to one half of the imprisonment for life or as the case may be one half of the longest term of imprisonment. अब देखो longest imprisonment मतलब 30 साल 40 साल 50 साल जितना भी आपके क्राइम में लिखा था उसका कितना 50% आप लग सकता है। पर मेरा सवाल है लाइफ इंप्रिजनमेंट में क्या करोगे, लाइफ तो आपकी कितनी भी हो सकती है, तो लाइफ इंप्रिजनमेंट वाले केसेस में अटेम्प्ट में कोर्ट जितना चाहे उतना प्रिज्यूम करे कि एटलीस्ट लाइफ इंप्रिजनमेंट में इतने साल तो जेल में रहता ही, तो उस हिसाब से मैं अटेम्प्ट के लिए उसको इतना पनिश कर रहा हूं। सो लेट्स से कोर्ट जनरली क्या करता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट में 14 ईयर प्रिज्यूम कर देता है कि मिनिमम 14 ईयर्स तो वो रहता ही अंदर, तो मैं आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट के लिए कितनी पनिशमेंट दे रहा हूं, 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट दे सकता हूं, दैट इज 50% फॉर दैट ऑफेंस और विद सच फाइन एज प्रोवाइडेड फॉर सच ऑफेंस और विद बोथ, साथ में फाइन भी लगा सकता है इंक्लूडिंग बोथ। चलो ओके, अटेम्प्ट एकदम क्लियर, चार चीजें थी अटेम्प्ट में, पहला सेम क्राइम एंड अटेम्प्ट एक ही सेक्शन में, सेकंड क्राइम अलग, तीसरा 309 सुसाइड, चौथा 511। अच्छा अगर इसमें आप सक्सेसफुल रहे तो आपने क्राइम कर दिया and you've reached the last commission of crime. So the last stage in the commission of a crime is its accomplishment. So if the accused succeeds in his attempt, the result is the commission of crime and he will be guilty of the offense, and if his attempt is unsuccessful he will be guilty for an attempt only. If the offense is complete, the offender will be tried and punished for the provision of IPC. सिंपल इजी, खत्म, चारों स्टेजेस तक होंगे, या चारों स्टेजेस, इस पर पूरा चार्ट बना सकते हैं डिटेल में अपन बता रहे हैं अपने, अब कोई भी चार्ट बनाना है इंटेंशन से कुछ भी, किसमें मैं टॉट्स में बताया नहीं, 5 साइड बोल दी ना टॉट्स में, एसबीएल का लास्ट टॉपिक क्या रहा है इसमें, स्ट्रिक्ट हुआ एब्सोल्यूट हुआ, एक्सेप्शन लिख लिया अपने, एक्सेप्शन हुआ तो वाइकेरियस बाकी है, वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट बाकी है, ये लिख लिया कि रेमेडीज लिख लिया, देखो रेमेडीज नहीं लिखी है, एक मिनट स्ट्रिक्ट हो गया, एक्सेप्शन हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, काफी लिखना बाकी है, वाइकेरियस बाकी है, वाइकेरियस डेड, वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट ये आ गया इसमें, और रेमेडीज एक बात है यहाँ तक मेरे नंबर मैं लो 3 पेजेस 6 साइड्स डॉट्स के लिए छोड़ दो, 6 साइड्स 3 पेजेस डन। हाँ जी, और कोई क्या बोल रहा था, एक्सटॉर्शन, हाँ एक्सटॉर्शन के लिए पनिशमेंट क्या है, एक्सटॉर्शन के आपने केसेस नहीं सुने हैं ऐसा अभी हुआ है, देख एक्सटॉर्शन के देखो अगर इससे बहुत अच्छे केसेस बना एक्सटॉर्शन के तो गुलशन कुमार ही वाज शॉट डेड बिकॉज़ इनसे पैसे मांगे गए थे बट ही डिड नॉट गिव एंड ही वाज शॉट डेड, जो टी सीरीज हेड इनका एक्सटॉर्शन का केस था, और किसका बहुत अच्छा एक्सटॉर्शन का केस हुआ अभी रिसेंटली, हनी सिंह को थ्रेट कॉल आया अभी रिसेंटली, तो इट्स अबाउट मनी, वो पैसे देगा उसके बाद हट जाएगा, और किसको आपको तरफ एक्सटॉर्शन का केस मिल जाएगा बहुत अच्छा, अभी होंगे यार मेरे को बहुत ऐसे एविडेंटली याद है किसी के एक्सटॉर्शन केसेस, तेरे को एक्सटॉर्शन में लैंड एक्विजिशन केसेस मिल जाएंगे सारे सारे, इसको हम हिंदी में भूमाफिया कहते हैं कि जनरली लैंड एक्वायर कर लेते हैं उसके बाद लैंड देते हैं, वो अपने घर में भी केस हुआ था, मेरे कोई दूर के चाचा मेरे को पसंद भी नहीं है, तो उनकी उन्होंने जमीन खरीदी थी तो वो पहले किसी ने एक्वायर करके रखी थी, तो उसने 25 लाख रुपए लिए थे जमीन खाली करने के, जबकि उसको कुछ था भी नहीं, क्लियर केस ऑफ एक्सटॉर्शन, जहां मेरी प्रॉपर्टी है मुझे डराते हो, इन रिटर्न आप मुझसे चाहते हो कि मैं कुछ पैसे या फिर आप जो बोले वो काम करूं, हम एक्सटॉर्शन 2 साल तक की जेल हो सकती है, नहीं एक्सटॉर्शन में भी 3 वर्जन है, 2 7 10, तो वो आएगा अपने इसमें भी है, आपको पढ़ना है नहीं, ये तो नहीं होने वाला बंद, आई एम सॉरी, हाँ तुम्हारे चक्कर में मेरा सर गर्म हो जाएगा, डोंट टेक मी एडवाइस, हाँ जी प्लीज, तो हाँ ये उधर वाला बंद कर लो इसी, भाई पीछे सारे लड़के मना कर रहे हैं यार, कूलर नहीं हो एसी है, बढ़ा तो दो, तुम उधर जाओ यार, हाँ फैन देखिए कितना स्मार्ट बच्चा है, हाँ बंद हो गया, पर भाई उधर वाला फैन उधर से मैम कहीं को बटन बंद, लाइट मत बंद कर देना, अंदर में अच्छा नहीं लगता पढ़ना, मैम पीछे वाला बंद हो गया, वो भी बंद रहने दो, ये भी बंद हो गया, ये बाहर, हाँ बहुत बढ़िया, अभी तो बेटर लगेगा मैम आपको, वाह यार पूरा भारत तेरा हीटर चल रही है, इतनी बंद चलिए मैं क्या बताता हूँ, जय जी, हाँ जी थोड़ा अपना है ऐसा प्रॉब्लम, स्टेजेस ऑफ क्राइम, चलो 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 ओ मुझ वाली लेडीज जल्दी लिखो, आ जाओ, स्टेजेस ऑफ क्राइम, इसका शुरू यही है बेटा, उससे ऊपर आईपीसी और सीआरपीसी लिखा हुआ था पढ़ने वाले, तो वो रिवीजन करते हुए काम करनी है ना, यही से स्टार्ट होता है, स्टेजेस ऑफ क्राइम,
तो वाइल एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम कितनी स्टेज होती है क्राइम में? 4। सबसे पहला इंटेंशन. अच्छा, इज इट पनिशेबल? सो दिस द फर्स्ट स्टेज. Okay, is the first stage it is not punishable? It is the conscious exercise of mind. It is the conscious exercise of mind to do any act. Second stage is preparation. अच्छा, ये पूरा stages of crime साथ में नहीं पूछते हैं. They'll ask you single question, single में एक ही question अच्छा है, attempt. They'll ask you state the various kind of how attempt is dealt under IPC. This is their favorite question. ये मैं आपको homework question भी देने वाला हूँ attempt का, इसी का आंसर राइटिंग करेंगे. So preparation is the arrangement of necessary measures for the commission of crime. Is it punishable? It is not punishable. However, in following cases, it can be punished. हाँ जी, 3 केसेस है. ठीक है, तो फर्स्ट इज प्रिपरेशन टू wage a war against government of India. Second, preparation to counterfeit. और लास्ट, जिससे ब्रिटिशर्स की फटी थी. इंटेंशन हो गया सबके लिखे. Also known as is it the direct movement towards the commission of crime? पहला अटेम्प्ट जिसके अंदर the crime and attempt is dealt within the same section, प्लस उनकी पनिशमेंट भी सेम होगी ना, सेम पनिशमेंट. दूसरा केस कौन सा होता है? ठीक है. हाँ जी दोस्त, रह गया कुछ बिल्कुल. यस, इट इज द डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ क्राइम. इसी में चलेगा अटेम्प्ट. क्राइम एंड अटेम्प्ट इज are dealt within the same section, same punishment. Crime and attempt are dealt separately plus separate punishments. तीसरा है सेक्शन 309. वो क्या था? और चौथा क्या था? सेक्शन 511. हाँ जी, 511 में बहुत ही बढ़िया. सो इफ द अटेम्प्ट इज नॉट कवर्ड anywhere, then section 511 prescribes that the court can pass a sentence not exceeding one half of the punishment for crime. Not exceeding one half of the punishment for crime. थोड़ा क्लियर है कैसे? Okay, baby, calm down. No, मारो. Like, हाँ, 309 तक आ गए. बंद करिए.
मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ क्राइम। हाँ जी, और लास्ट में क्राइम, फोर्थ स्टेज, लास्ट नहीं। एक मिनट लिख लेते हैं। क्राइम मैंने कुछ ज्यादा ब्लर नहीं हो गया? तुम्हें पता भी था मैं लिख रहा हूँ। क्राइम, if the person is successful in his attempt, he shall be guilty. He shall be guilty for the crime, otherwise for the attempt. सर जून 25 में सीआरपीसी नहीं हुआ तो हम कैसे कवर करेंगे? मैंने पूछा कि जून 25 की बैच के लिए अभी क्यों बैठ रही हो? नहीं, व्यवहार की बात है, चेंजेस आएंगे तो वापस पढ़ेंगे अपन। अब इनको क्या बोलो जून 25 में तो चेंज होगा, तुम मत पढ़ो, खराब हो जाएगा ना थोड़ा, तो जब आएंगे चेंजेस तब पढ़ेंगे वापस। हाँ जी भाई लोग, एक होमवर्क क्वेश्चन ले लो। दो बुक्स, एक आंसर राइटिंग के लिए, एक चार्ट। आंसर राइटिंग बुक को हाफ में डिवाइड कर लेना, फॉर द वन हाफ इसमें आप अपने आंसर लिखना और अदर हाफ में मेरा आंसर लिखना। ठीक है, बच्चा प्रेशर आ गया, शिट एक बुक निकालनी पड़ेगी, इसकी वजह से 25 रुपीस गए। कोई क्वेश्चन? अरे वो 2 मिनट आप रिपीट करवाएगा। हाँ ये क्वेश्चन लिख लो। हाँ गुड, बस इतनी देर तुम चुप हुए। हाँ चलो ऐसे लिख लो, स्टेट द वेरियस कैटेगरीज। क्वेश्चन है स्टेट द वेरियस कैटेगरीज, स्टेट द वेरियस कैटेगरीज, स्टेट द वेरियस कैटेगरीज of attempt, state the various categories of attempt dealt under the IPC, dealt under the IPC, 4 marker, state the various categories of attempt dealt under the IPC, 4 marks। आंसर लिखने के लिए आईरैक मेथड यूज करेंगे। आई इज इंट्रोडक्शन, तो हर क्वेश्चन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहिए। सेकंड इज योर रीजनिंग, क्योंकि इसमें कोई केस नहीं है तो ऐसे रीजनिंग करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट केस का मेन प्रोविजन लिखिए और लास्ट में कंक्लूजन। 3 से 4 पॉइंट में भी आंसर खत्म होगा तब भी बिल्कुल सही है, ज्यादा पॉइंट बन जाए तब भी बिल्कुल सही है। एवरीवन विल से कि जितना हो सके शॉर्ट में आंसर लिखिए, शॉर्ट में आंसर लिखिए, शॉर्ट में आंसर मतलब कंटेंट शॉर्ट कर दिया जाए। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू कवर एवरीथिंग। स्टार्टिंग में आप अपने आंसर थोड़े से बड़े लिखिएगा जिससे आपको लगता है कि सब कवर हो रहा है। धीरे धीरे विल अंडरस्टैंड कि इररिलेवेंसी क्या है, हटाते जाएंगे। पहले दिन कट शॉर्ट करने जाओगे तो उतने आएंगे जो अपन सोच रहे हैं। सर ऐप पर नोटिफिकेशन नहीं आता जब लेक्चर स्टार्ट होता है बेटा, आजकल हमारा यूट्यूब भी हमारा नहीं रहा। अभी के लिए हम किसी से लड़ने की स्थिति में नहीं है, 2-3 दिन पहले खुद का चीज चलो जाए उसके बाद हम करेंगे। सर काउंटर फीट का मतलब क्या होता है? जाली, नकली। अगर आपके पास नकली नोट छापने की मशीन भी पाई गई तो जरूरी नहीं है कि आपने नोट छापे या नहीं छापे हैं। आपके पास नकली नोट छापने की मशीन मिली तो हम आपको पनिश करेंगे, ठीक है? और जैन मैं बोलता हूँ उसके लिए, एज ऑफ नाउ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू गेट बैक यूट्यूब। सर ये चैप्टर कौन सा? वेरी गुड बेटा, इट्स चैप्टर 7 लॉज रिलेटिंग टू क्राइम। चलो बाय बाय, चलो बाय बाय।